तो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि माउंट हुआ के समिट पर एक अजीब सा शोर मचा हुआ है। ज़्याओ चेन ने अभी अभी 7 कल्टीवेटर्स को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। चाहे वो मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, वहां खड़े सभी लोग उसकी इस जीत पर जोर जोर से चीयर कर रहे हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट ने कल्टीवेटर्स को उन्हीं के गेम में हरा दिया था और ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इस पूरे शोर शराबे और जश्न के बीच एक आवाज ऐसी थी जो बिल्कुल अलग थी। ये आवाज थी चेन फैंग की, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी। ज़्याओ चेन के कानों में चेन फैंग की वो घबराहट भरी आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो चेन फैंग के चेहरे पर एक ऐसी टेंशन और फियर था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चेन फैंग बुरी तरह से कांपते हुए कहता है, वो जेड ब्रेसलेट जो मैंने खुद अपने हाथों से रुओशवी को दिया था। अब जैसे ही ज़्याओ चेन ये सुनता है, उसका ध्यान वहां से थोड़ी दूर खड़े एक शख्स पर जाता है। ये एक यंग कल्टीवेटर था जिसने बिल्कुल स्नो वाइट रंग के कपड़े पहने हुए थे। दिखने में ये बंदा काफी ज्यादा रॉयल और एलिगेंट लग रहा था, किसी बड़े खानदान का शहजादा टाइप। वो बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में उन कल्टीवेटर्स के लीडर, एक बहुत ही बूढ़े और पावरफुल कल्टीवेटर के बगल में खड़ा था। लेकिन ज़्याओ चेन की नजर उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके लेफ्ट रिस्ट पर थी। उसके हाथ में एक पर्पल कलर का जेड ब्रेसलेट था जो इतनी चमक रहा था कि लग रहा था जैसे उसके हाथ पर कोई पर्पल रंग की पानी की लहर बह रही हो। हालांकि वो ब्रेसलेट आधी तरह से उसके स्लीव्स के अंदर छुपा हुआ था, बट उसकी पर्पल रोशनी इतनी स्ट्रांग थी कि उसके आसपास का पूरा एरिया एक ड्रीमी मैजिकल ऑरा से कवर हो गया था। भाई, किसी को भी देखकर समझ आ जाए कि ये कोई आम गहना नहीं है। ये एक टॉप टियर मैजिक ट्रेजर था जो प्रोबेबली सबसे प्योर चैल्सेडोनी, एक तरह का रेयर स्टोन, के कोर पार्ट से काव किया गया था। अब देखो, कल्टीवेटर्स की दुनिया में मर्दों का ब्रेसलेट्स या रिंग्स पहनना कोई अजीब बात नहीं है। ये चीजें कोई फैशन एक्सेसरीज नहीं होती, बल्कि इनके अंदर स्पेशल डायमेंशंस छुपी होती हैं। मतलब एक छोटा सा ब्रेसलेट अपने अंदर पूरी की पूरी एक इन्वेंट्री स्टोर कर सकता है। ये एक ऐसी पावर थी जिसे देखकर मॉडल वर्ल्ड के मार्शल आर्टिस्ट्स हमेशा जले भुने रहते थे। लेकिन ज़्याओ चैन का फोकस इसकी पावर पर नहीं था। उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी ट्रिगर होती है। वो खुद से कहता है, मुझे याद आ गया, ये तो मेरी फैमिली का एयरलूम है। गाइज, हालांकि ज़्याओ चैन ने रुओशुई को अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया था। मतलब उसने अपने मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपने इमोशंस को सेवर कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी मेमोरी इरेज हो गई थी। उसे अपनी फैमिली की कही हुई बातें याद आती हैं। उसके पेरेंट्स ने कहा था कि ये पर्पल हेल ब्रेसलेट सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्यूचर बीवी को ही मिलना चाहिए और ये किसी भी हालत में गुम नहीं होना चाहिए। ज़्याओ चैन को याद आता है कि उसने ये ब्रेसलेट दे तो दिया था, लेकिन असल में उसने किसे दिया था इसकी याद धुंधली हो चुकी थी। पर उसके सामने खड़े इस एरोगेंट लौंडे के पास ये क्या कर रहा है? वुश! एक पल में हवा को चीरते हुए ज़्याओ चेन अपनी जगह से गायब होता है और सीधा उस स्नो वाइट कपड़े वाले कल्टीवेटर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी स्पीड इतनी इंसेन थी कि वहां सिर्फ उसका एक आफ्टर इमेज बचा था। वो बिल्कुल शांत आवाज में उस कल्टीवेटर की आंखों में देखकर कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में ये जेड ब्रेसलेट कहां से आया। अब जैसे ही ज़्याओ चेन वहां पहुंचता है, स्काई बियॉन्ड स्काई, ह्यूमन बियॉन्ड वर्ल्ड और माउंटेन बियॉन्ड माउंटेन जैसे एंशिएंट और लेजेंडरी फिगर्स तुरंत उठकर वहां आ जाते हैं। उनको डर था कि कहीं वो बूढ़ा कल्टीवेटर अचानक से अटैक करके ज़्याओ चेन को ना मार दे, क्योंकि ज़्याओ चेन एक अकेला ऐसा मार्शल आर्टिस्ट था जो एंशिएंट टाइम्स के एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स को वापस जिंदा कर रहा था। और अगर ऐसे होनहार लड़के को कुछ हो गया तो पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस होता। वहां का एटमॉस्फेयर अचानक से इतना टेंस हो जाता है जैसे लगता है कि हवा में करंट दौड़ रहा हो। वो वाइट कपड़े वाला लौंडा पहले ज़्याओ चेन को देखता है, फिर अपने बगल में खड़े उस बूढ़े लीडर को देखता है और फिर एक बहुत ही घमंडी हंसी हंसते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा दखल नहीं दे रहे? क्या मुझे अब अपने पर्सनल मैजिक ट्रेजर का हिसाब तुम जैसे एक लो लेवल मार्शल आर्टिस्ट को देना पड़ेगा? ज़्याओ चेन की आवाज में एक अलग ही लेवल की डेप्थ थी। वो कहता है, क्योंकि ये पहले मेरा हुआ करता था, बाद में मैंने इसे अपनी एक फ्रेंड को दे दिया था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये तुम्हें कैसे मिला और अब मेरी वो फ्रेंड कैसी है। वो लौंडा हंसता है एकदम बेशर्मी के साथ। अब ये मेरा है और मेरे पास पूरा हक है कि मैं तुम्हारे इस बेकार से सवाल का जवाब ना दूं। लेकिन उसने एक बहुत ही नीच और घटिया स्माइल देते हुए आगे कहा, लेकिन सच कहूं तो बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये मुझे मेरी लवर ने गिफ्ट किया है। भाई, ज़्याओ चेन तो वहां बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन नीचे खड़ा चेन फैंग ये सुनकर आग बबूला हो गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम एक नंबर के बेशरम हो। उस कल्टीवेटर ने चेन फैंग को एक ऐसी नज़र से देखा जैसे कोई कीड़े मकोड़े को देखता है।
बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? फालतू बकवास करने का अंजाम मौत होता है। चुपचाप मुझसे माफी मांगो, वरना क्या? जियाओ चैन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हालांकि जियाओ चैन देखने में काम लग रहा था, लेकिन उसके अंदर से एक इतनी टेरिफाइंग मार्शल ऑरा निकल रही थी जो उस कल्टीवेटर का सांस लेना मुश्किल कर रही थी। ये होती है एक एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट की पहचान, जो किसी कल्टीवेशन स्पेल से नहीं बल्कि अपनी रॉ और ओवरवेलमिंग प्रेजेंस से सामने वाले को दबा देता है। अब कल्टीवेटर्स पहले ही खुन्नस खाए बैठे थे क्योंकि जियाओ चैन ने उनके 7 टॉप टैलेंट्स को लिटरली काट के रख दिया था। वो वाइट कपड़े वाला लौंडा गुस्से से कहता है, मैं एक समझदार इंसान हूं। तुम डिटेल्स जानना चाहते हो ना? मैं नहीं बताऊंगा। तुम कर क्या लोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम यहां फोर्स यूज कर सकते हो? हाँ, तुम स्ट्रांग हो, यहां के यंगर जनरेशन वाले तुम्हारा सामना नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ में तुम लोग अभी भी जीरो हो। तुम्हारी ये सस्ती मॉडल दुनिया हम कल्टीवेटर्स का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। ये सुनकर बाकी कल्टीवेटर्स को थोड़ा सुकून मिलता है। उन्हें लगता है कि फाइनली उनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन नीचे चेन फैंग की जान हलक में अटकी हुई थी। वो जानता था कि रुओशवी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी को अपना एयरलूम उठाकर दे दे। उसने चिल्लाकर कहा, तू झूठ बोल रहा है। रुओशवी कभी किसी को ये नहीं देगी। वो तो इसको अपने हाथ में ठीक से पहनती भी नहीं थी। जियाओ चैन अब बूढ़े कल्टीवेटर की तरफ देखता है, बिना किसी डर के। मेरा इरादा तुम लोगों को प्रवोक करना नहीं है। ये सच में मेरी फैमिली का एयरलूम है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरी वो फ्रेंड किस हाल में है। वो बूढ़ा कल्टीवेटर, जो किसी मिट्टी की तरह शांत और एक्सपीरियंस था, अपने बगल वाले उस एरोगेंट लौंडे से पूछता है, सच बताओ, तुम्हें ये कहां से मिला? लड़का घबराता थोड़ा जरूर है, बट कहता है, ये सच में मुझे एक औरत ने दिया था। ये एक डिफेंसिव ट्रेजर लग रहा था और मैं बैटल में हिस्सा लेने वाला था, इसलिए मैंने इसको पहन लिया। ये बोलते ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और तभी धूप की रोशनी उस ब्रेसलेट पर पड़ती है। अचानक से उस पर्पल जेड के अंदर से एक येलो रंग की बहुत ही अजीब सी लाइट फ्लैश होती है। बूढ़े कल्टीवेटर की आंखें इंस्टेंटली फैल जाती हैं। वो समझ जाता है कि ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है। मुझे दो, ये मुझे देखने दो, वो तुरंत कहता है। बुढ़ा उस ब्रेसलेट को देखता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा लालच और इमोशन आ जाता है। वो शियाओ चैन की तरफ मुड़कर कहता है, तुमने सुन लिया ना, ये ब्रेसलेट किसी ने उसे गिफ्ट किया है। अब इस मुद्दे को यहीं खत्म करो। क्लियर था कि बुढ़ा उस ब्रेसलेट की असली कीमत समझ गया था और अब वो इसको किसी भी हालत में वापस नहीं करने वाला था। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है स्काई बियॉन्ड स्काई की। भाई, ये बंदा दिखने में एक रस्ते के गुंडे जैसा लगता था। किसी भी एंगल से उसमें एक लेजेंडरी सीनियर वाली फीलिंग नहीं थी। ओए रुको जरा, मुझे भी देखने दो, उसने एकदम लफंगे स्टाइल में कहा। उसके पीछे से एक और एंशिएंट मॉन्स्टर, जो एक फेयर और प्लम्प बच्चे जैसा दिखता था, आगे आता है। जब ये उस लड़के का फैमिली एयरलूम है तो उसे वापस कर दो। एक जेंटलमैन को तो दूसरों की मदद करनी चाहिए ना। किसी ने सोचा नहीं था कि माउंट हुआ के इस ग्रैंड स्वॉर्ड मीट में इतनी बड़ी बैटल के बाद एक छोटे से ब्रेसलेट के ऊपर इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। बूढ़े कल्टीवेटर ने गुस्से में स्नॉट करते हुए कहा, ये जिसका भी था, अब ये हमारे हाथ में है और अब इसका मालिक मैं हूं। क्या तुम लोग हमसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करोगे? हा, क्या मजाक है। वो बच्चे जैसा दिखने वाला एंशिएंट मॉन्स्टर एकदम ओल्ड मैन की तरह रिएक्ट करता है। ये क्लियरली किसी का इंसेस्ट्रल आइटम है। अगर तुम्हारे हाथ में होने से ये तुम्हारा हो गया तो ठीक है, अभी मैं इसको तुमसे छीन लेता हूं, फिर ये मेरा हो जाएगा। और फिर बैम, स्काई बियॉन्ड स्काई और उस बुढ़े कल्टीवेटर के बीच अचानक से क्लैश होता है। ऐसा लगा जैसे आसमान में हजारों बिजलियां एक साथ टकरा रही हों। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस ब्लाइंडिंग रोशनी थी। जब रोशनी हटी तो बुढ़ा कल्टीवेटर शांत खड़ा था। तुम्हें लगता है तुम लोग काउंट में ज्यादा हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ये ब्रेसलेट हमारे पास ही रहेगा। दूसरी तरफ हुडलम जैसा दिखने वाला स्काई बियॉन्ड स्काई हवा में बिल्कुल लेजीली स्ट्रेच करते हुए कहता है, अपने उन छुपे हुए दोस्तों को भी बाहर बुला ले, कायरों की तरह पीछे मत छुप, तुम सारे बुढ़े एक साथ आओ मेरे पास। और तभी आसमान से 8 और ओल्ड कल्टीवेटर्स वहां टेलीपोर्ट होते हैं। भाई, उनकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनमें से एक के पास 1000 मीटर लंबा फ्लाइंग स्वॉर्ड था। इन 9 ओल्ड कल्टीवेटर्स ने अब स्काई बियॉन्ड स्काई और बाकी 2 सीनियर्स को पूरी तरह घेर लिया था। तुम्हें लगता है नंबर से तुम लोग जीत जाओगे? कल्टीवेटर्स आखिर हैं ही क्या, कचरे का ढेर। स्काई बियॉन्ड स्काई का वो टपोरी नेचर अचानक से एक डेमोनिक रेज में बदल गया। उसने चिल्लाया, अपने सारे स्क्रैप मेटल निकाल लो, आज तेरा बाप यहां मौत का नंगा नाच करेगा। उसके आंखों से लिटरली 2 बिजली की किरणें निकली। जो फ्लाइंग स्वॉर्ड उस पर आ रहा था, उसने अपनी एक नजर और रॉ ऑरा से उसे हवा में ही चूर चूर कर दिया।
वो एक बुढ़े कल्टीवेटर की तरफ डैश किया और चिल्लाया, जब मैं इस दुनिया पर राज करता था ना, तब तुम्हारे एंसेस्टर्स अपनी माँ का दूध पी रहे थे। आज अगर मैं अपनी सील ना भी खोलूं तो भी तुम जैसे कचरे को मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है। और उसने जो बोला वो करके दिखाया। उसकी स्पीड हवा को फाड़ रही थी। बुढ़े कल्टीवेटर ने अपने 13 सुप्रीम मैजिक ट्रेजर्स उस पर फेंके, लेकिन स्काई बियॉन्ड स्काई ने उन सबको 1 सेकंड में तोड़ दिया। वो उस बुढ़े के बिल्कुल सामने गया, अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और पफ! खून का एक बड़ा सा फवारा आसमान में छूट गया। स्काई बियॉन्ड स्काई ने उस ओल्ड कल्टीवेटर को लिटरली 2 हिस्सों में फाड़ दिया। भाई, कल्टीवेटर्स के लिए ये किसी नाइटमेरिश सीन से कम नहीं था। एक लेजेंडरी एक्सपर्ट को किसी जानवर की तरह फिजिकली फाड़ दिया गया था। उन्हें समझ आ गया था कि जब एक एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट पागल होता है तो वो किसी शैतान से कम नहीं होता। लेकिन एक ओल्ड कल्टीवेटर को मारने के बाद स्काई बियॉन्ड स्काई थोड़ा हाफने लगा। उसने धीरे से मटर किया, मदरफकर, ये डैम 9 प्रोविंसेस सील। उसकी आवाज में एक फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि इस सील की वजह से उसकी असली पावर अभी भी लॉक्ड थी। सील हिम। एक दूसरे ओल्ड कल्टीवेटर ने तुरंत कमांड दी, इसके पास अब सिर्फ ब्रूट फोर्स बची है, इसको फॉर्मेशन में लॉक कर दो। अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की शांति किसी मॉन्स्ट्रस इंक वेव में डूब गई हो। 8 फ्लैग्स हवा में खड़े हो गए। ये आयरन ब्लड फ्लैग फॉर्मेशन था। इस फॉर्मेशन ने एक अलग ही डिमेंशन क्रिएट कर दिया, जहां पर थंडर, ब्लड कलर्ड लाइटनिंग और टेरिफाइंग स्पेस शैटर्स हो रहे थे। उन तीनों एंशिएंट मॉन्स्टर्स को इस वॉइड में कैद कर दिया गया था। लेकिन तभी उस सील डिमेंशन से स्काई बियॉन्ड स्काई की टेलीपैथिक आवाज सिर्फ शियाओ चैन के कानों में आती है। शियाओ चैन, इनके सारे डिसाइपल्स और ग्रैंड डिसाइपल्स को मार डाल। हम यहाँ इन बुड्ढों को हैंडल कर लेंगे। तू अपना एयरलूम वापस ला। मुझे पूरा शक है कि ये ब्रेसलेट 9 प्रोविंसेस सील से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बुड्ढे इसके पीछे पड़े हैं। शियाओ चैन ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा हो चुका था। हालांकि उसने रुओशवी को दिल से निकाल दिया था, बट चैन फांग की बातों से उसे समझ आ गया था कि रुओशवी खतरे में है। उसे वो ब्रेसलेट वापस चाहिए था। इसको रोको, वो वाइट कपड़े वाला लौंडा चिल्लाया और तुरंत दर्जनों कल्टीवेटर्स शियाओ चैन पर टूट पड़े। उनमें से कई नेसेंट सोल रेल्म के एक्सपर्ट्स थे। मैं आज किसी को मारना नहीं चाहता, शियाओ चैन ने उन सबको देखते हुए एकदम कोल्ड टोन में कहा। तुम नहीं मरना चाहते, पर हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कल्टीवेटर्स गुस्से में अंधे हो चुके थे। शियाओ चैन ने उनके सामने ही 7 लोगों को मारा था, वो उसे कैसे छोड़ते। उन्हें लगा था कि उनका नंबर्स का एडवांटेज उन्हें जिता देगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो आज मौत से भिड़ने आए हैं। एक स्पिनिंग वज्रा रिंग, जो कि एक बहुत ही डेडली मैजिक ट्रेजर था, हवा को चीरते हुए शियाओ चैन के सीने की तरफ आया। उसमें इतनी पावर थी कि वो एक लोहे के पहाड़ को डस्ट में बदल देता। लेकिन शियाओ चैन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपना लेफ्ट हैंड आगे किया और अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर से उस वज्रा रिंग को हवा में ही पकड़ लिया। कचा! एक शार्प आवाज आई और वो इनविंसिबल मैजिक ट्रेजर शियाओ चैन की 2 उंगलियों के बीच चूर चूर हो गया। भाई, सबके होश उड़ गए। ऐसी टेरिफाइंग फिजिकल बॉडी! सब एक साथ अटैक करो, मार दो इसको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शियाओ चैन की आंखों से मौत की रोशनी निकल रही थी। 8 फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड। उसका बॉडी किसी घोस्ट की तरह गायब हुआ। उसके नंगे हाथ किसी हेवनली ब्लेड से कम नहीं थे। एक ही सेकंड में उसने 7-8 और मैजिक ट्रेजर्स को तोड़ दिया। वो एक कल्टीवेटर के सामने अपीयर हुआ, अपना हाथ डायगनली स्लैश किया और उस कल्टीवेटर का सिर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। बिना पीछे देखे उसने एक बैकवर्ड किक मारी। उसकी लात सीधे एक दूसरे कल्टीवेटर के सीने के आर पार निकल गई। खून की बारिश होने लगी आसमान से। मारो इसको! कल्टीवेटर्स की आंखें डर और गुस्से से लाल थीं। शियाओ चैन के होठों पर एक डिमोनिक स्मर्क थी। वो हवा में एक टॉप की तरह स्पिन हुआ और उसने अपनी राइट लेग को स्वीप किया। पुफ पुफ! ये आवाज किसी वेपन की नहीं, बल्कि उन कल्टीवेटर्स की हड्डियों और फ्लैश के फटने की थी। 3 कल्टीवेटर्स को उसने अपनी एक लात से बीचों बीच आधा काट दिया था। हवा खून से लाल हो चुकी थी। पुफ पुफ पुफ! मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शियाओ चैन का 8 फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड नेचर के रूल्स को ब्रेक कर रहा था। उसकी बॉडी और मूवमेंट्स डायरेक्टली एंशिएंट टाइम्स के गॉडली मार्शल आर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन आम कल्टीवेटर्स के मैजिक ट्रेजर्स उसके सामने प्लास्टिक के खिलौनों की तरह टूट रहे थे। रोको इसको! वो व्हाइट कपड़े वाला लौंडा अब डर से रोने वाला हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि शियाओ चैन कातिलाना स्पीड से उसी की तरफ आ रहा है। स्नैप! एक फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने हाथ से तोड़ते हुए शियाओ चैन ने आगे खड़े आखिरी प्रोटेक्टर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। सफेद भेजा और लाल खून पूरे आसमान में स्प्रे हो गया। शियाओ चैन वहां एक इंसान नहीं, बल्कि नर्क से आया हुआ ग्रिम रीपर लग रहा था, जिसमें ना कोई इमोशन था, ना कोई दया। जो लोग उसको मारने आए थे, वो खुद किसी जानवर की तरह ज़िबा हो रहे थे। और फाइनली शियाओ चैन ने अपनी 8 फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके उस भागते हुए वाइट कपड़े वाले कल्टीवेटर को पकड़ लिया। उसने उसकी एस्केप का सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया।
शियाओ चैन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज नेदरवर्ल्ड से आई हुई मौत की आवाज जैसी थी, इतनी ठंडी कि उस लड़के की आत्मा तक काम गई। बोल, ये जेड ब्रेसलेट कहाँ से आया और इसकी ओरिजिनल ओनर के साथ क्या हुआ? शियाओ चैन का ऑरा पूरे माउंट हुआ पर एक हैवी प्रेशर की तरह छाया हुआ था। भाई, यहाँ सबसे बड़ी और नोट करने वाली बात यह है कि शियाओ चैन बाकी कल्टीवेटर्स की तरह हेवन और अर्थ की एसेंस या नेचुरल एनर्जी को कंट्रोल नहीं करता। उसका पूरा का पूरा रिलायंस सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर है। उसने अपनी बॉडी को इतना रिफाइन कर लिया है कि उसे बाहर की किसी भी पावर की जरूरत ही नहीं है। उसकी सॉलिड फौलादी बॉडी हर एक ऑब्स्टिकल को, हर एक मैजिक को फाड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कल्टिवेटर्स की फ्लाइंग स्वॉर्ड्स और उनके तरह तरह के मैजिकल ट्रेजर्स शियाओ चैन के एक हाथ के इशारे से ऐसे टूट रहे हैं जैसे वो कोई कचरा या स्क्रैप मेटल हो। वो अपनी गॉड लाइक एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके उस वाइट कपड़े वाले कल्टीवेटर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी आवाज में इतनी ठंडक होती है कि किसी की भी आत्मा कांप जाए। पर वो एरोगेंट कल्टीवेटर, जिसका चेहरा डर से बार बार रंग बदल रहा था, अभी भी अपनी अकड़ में था। वो बिल्कुल ढीठ बनकर कहता है, नो कॉमेंट। अब देखो, शियाओ चैन की स्ट्रेंथ किसी से छुपी नहीं थी। उस कल्टीवेटर को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो शियाओ चैन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकता। लेकिन वो बिना लड़े हार भी नहीं मानना चाहता था। तुरंत उसके लेफ्ट रिस्ट पर पहना हुआ वो पर्पल जेड ब्रेसलेट चमकने लगता है। उस ब्रेसलेट से एक ड्रीमी मैजिकल रेडियंस निकलती है और देखते ही देखते उस कल्टीवेटर के चारों तरफ एक अनब्रेकेबल पर्पल लाइट का शील्ड बन जाता है। ये देखकर शियाओ चैन के माथे पर शिकन आ जाती है। ये ब्रेसलेट उसकी फैमिली का सबसे कीमती हेirloom था, पर उसे आज तक नहीं पता था कि ये कोई डिफेंसिव मैजिक वेपन भी हो सकता है। बिना एक पल गवाए शियाओ चैन अपना अटैक लॉन्च करता है। गाइज, इस वक्त शियाओ चैन के नंगे हाथ किसी भी डिवाइन वेपन या सुप्रीम ब्लेड से ज्यादा खतरनाक थे। उसकी हैंड ऑफ हेवन टेक्निक लिटरली अपने नाम को जस्टिफाई कर रही थी। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे ये टेक्निक तोड़ न सके। लेकिन शियाओ चैन अपने ही फैमिली हेirloom को तोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही उसका हाथ उस पर्पल शील्ड के पास पहुंचा, उसने अपनी आर्म की डायरेक्शन एक ड्रैगन की तरह स्मूथली चेंज की और सीधा उस वाइट रोब्ड कल्टीवेटर की गर्दन पर एक डेडली चॉप एम किया। पर यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। उस पर्पल जेड ब्रेसलेट ने अचानक से हजारों लाइट रेज एमिट की और एक वेव की तरह उस पर्पल शील्ड ने शियाओ चैन के अटैक को ब्लॉक कर दिया। जब शियाओ चैन का पाम नाइफ उस पर्पल कर्टन से टकराया तो एक बहुत ही क्रिस्प डिंग की आवाज आई। वो शील्ड नहीं टूटा और उस अंदर खड़े कल्टीवेटर को एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि शियाओ चैन ने अपनी फुल पावर यूज नहीं की थी, बट ये क्लियर था कि ये जेड ब्रेसलेट कोई आम ट्रेजर नहीं है, ये किसी नेक्स्ट लेवल की चीज है। वो कल्टीवेटर जिसकी पहले फटके हाथ में आ गई थी, उसने अब चैन की सांस ली, क्योंकि जब शियाओ चैन उसके पास आया था तो उस कल्टीवेटर के रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिरकार शियाओ चैन इस वक्त एक किलिंग गॉड बन चुका था और एक मार्शल आर्टिस्ट का जो यूनिक ऑप्रेसिव ऑरा होता है, वो उस कल्टीवेटर की आत्मा को निचोड़ रहा था। लेकिन इस ब्रेसलेट की पावर देखकर शियाओ चैन के चेहरे पर एक मॉकिंग और डेविलिश स्माइल आ जाती है। शियाओ चैन जोर से स्नॉट करता है। तभी उसके पीछे से बाकी कल्टीवेटर्स उस पर अटैक करने आ जाते हैं। शियाओ चैन के हाथ अचानक से एक बिविचिंग डेमोनिक लाइट से चमकने लगते हैं। वो हवा में कंटिन्यूसली अपने हाथों को स्लैश करता है। क्लैंग क्लैंग, भाई, हवा में ही कई फ्लाइंग स्वॉर्ड्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। 6-7 सुप्रीम कल्टीवेशन ट्रेजर्स उसके क्रिस्टल क्लियर हैंड ऑफ हेवन के सामने लिटरली डस्ट में बदल जाते हैं। उसका हाथ इतना परफेक्ट और मैजिकल लग रहा था जैसे मौत खुद अपना रास्ता बना रही हो। हुश! शियाओ चैन ने उस वाइट कपड़े वाले बंदे को टेम्परेरीली वहीं छोड़ दिया और अपनी 8 फेजेस की एक्सट्रीम स्पीड से उन हमलावरों की तरफ बढ़ गया। भाई, उसकी स्पीड इतनी इनकंसीवेबल थी कि ऐसा लगा जैसे वो वहां से हिला ही नहीं, पर अगले ही सेकंड वो अपने दुश्मनों के बिल्कुल मुंह के सामने खड़ा हो गया था। और अब शियाओ चैन बन चुका था एक मर्सिलेस, कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशनर। उसके दिल में रत्ती भर भी रहम नहीं था। हैंड ऑफ हेवन ने अपना मौत का खेल शुरू कर दिया। पुह! एक ब्लिंक में एक कल्टीवेटर के सर का आधा हिस्सा हवा में उड़ गया। सफेद भेजा और लाल खून का फव्वारा छूट पड़ा। ये सीन इतना ज्यादा ब्लडी और ब्रूटल था कि वहां खड़ी फीमेल प्रैक्टिशनर्स डर के मारे चीख पड़ी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। गाइस, कल्टीवेशन की दुनिया का असली सच यही है। यहाँ हर रोज ऐसे मैसेकर्स होते हैं, हर रोज लोग मरते हैं। पर शियाओ चैन की ये रॉ पावर देखना किसी हॉरर मूवी जैसा था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
जब श्याओचैन के हाथ एक स्पार्कलिंग रेडियंस से चमके तो उन्होंने हवा में ही एक 3 मीटर टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ट्रेजर को चूर चूर कर दिया। फिर वो आसमान में उड़ गए और उन प्रैक्टिशनर्स पर टूट पड़े जो उन पर मैजिक ट्रेजर्स से अटैक कर रहे थे। एक लाइट फ्लैश हुई और श्याओचैन एक ड्रीम की तरह, एक सेबर लाइट की तरह एक बंदे के आर पार निकल गया, उसे बीचों बीच 2 हिस्सों में काट दिया। और सबसे भयंकर बात, श्याओचैन की बॉडी पर खून की एक बूंद तक नहीं गिरी। उसने इस अनबिलीवेबल स्पीड से दर्जनों कल्टीवेटर्स को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब उसने अपनी कोल्ड डेड आइज से आसपास देखा तो पीछे खड़े सारे कल्टीवेटर्स अपनी जगह पर जम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। ये एक एब्सोल्यूट और टेरिफाइंग डिटेरेंस था। फिर श्याओचैन धीरे धीरे एक गॉड ऑफ डेथ की तरह उस पर्पल लाइट में छुपे व्हाइट रोब्ड कल्टीवेटर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर एक कदम से आसमान और जमीन दोनों कांप रहे थे। उस कल्टीवेटर का भागने का मन तो बहुत था, लेकिन उसे पता था कि वो श्याओचैन की 8 फेजेस एक्सट्रीम स्पीड को कभी बीट नहीं कर सकता। उसे लगा कि अपने दोस्तों के पास खड़े रहना और इस ब्रेसलेट की पावर पर भरोसा करना ही उसका आखिरी रास्ता है। लेकिन उसकी ये छोटी सी उम्मीद अगले ही सेकंड चकनाचूर हो गई। श्याओचैन ने इस बार अपना मजाक बंद किया और अपनी फुल स्ट्रेंथ अनलीश कर दी। हैंड ऑफ हेवन पूरी पावर के साथ उस पर्पल लाइट बैरियर पर स्लैम हुआ। क्रैक! भाई वो शील्ड, जिसका डिफेंसिव पावर इतना एस्टॉनिशिंग था, वो श्याओचैन के उस चमकते हुए हाथ के सामने ऐसे टूट गया जैसे किसी ने पत्थर से कांच का बर्तन तोड़ दिया हो। उस कल्टीवेटर का चेहरा डर से बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। ये अटैक उसकी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा बाहर था। वो जल्दी से ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन एक फिजिकल कॉम्बैट एक्सपर्ट को इतने क्लोज रेंज पर ब्लॉक करना कल्टीवेटर्स के बस की बात होती ही नहीं है। श्याओचैन उसके फैमिली एयरलूम को सच में तोड़ना नहीं चाहता था। उसकी फिंगर्स इतनी अजाइल थीं कि उसने टूटते हुए पर्पल शील्ड को एक हाथ से स्मूथली क्लैंप किया और अपने दूसरे हाथ को लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ाकर उसके मुंह से निकली हुई फ्लाइंग स्वॉर्ड को क्रश कर दिया और सीधा उसकी गर्दन पर चॉप कर दिया। खून बहा, लेकिन श्याओचैन ने उसका सर धड़ से अलग नहीं किया। उसने अपने अटैक को फोर्स से बीच में ही रोक लिया था। उसके दिमाग में एक सीरियस कैलकुलेशन चल रही थी। अगर ये बंदा सच में रोशुई के क्लोज है और मैंने इसको मार दिया तो कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा। श्याओचैन ने उस लौंडे को कॉलर से पकड़ा, हवा से एक बिजली की तरह नीचे जमीन पर आया और उस आधी मरी हुई लाश जैसे बंदे को चेन फैंग और फेरी किंग युन के पैरों में फेंक दिया। अब यहाँ इंटेरोगेशंस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फेरी किंग युन के पास माइंड रीडिंग टेक्निक थी। चेन फैंग बेचारा टेंशन से ऑलमोस्ट मरने वाला हो रहा था। उसे डर था कि कहीं रुओ शुई के बारे में कोई बुरी खबर न मिल जाए। फेरी किंग युन की तीसरी आंख से एक रोशनी निकलती है और वो उस कल्टीवेटर का दिमाग पढ़कर कहती है, ये ब्रेसलेट इसको सच में एक औरत ने ही दिया था क्या? चेन फैंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। उसकी बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली थी। श्याओचैन वहां खड़ा शांति से ये सब देख रहा था और एक डीप साय लेता है। हालांकि श्याओचैन ने अपने इमोशंस को मार दिया था, लेकिन चेन फैंग की ये हालत देखकर उसके अंदर भी एक अजीब सा इमोशन ट्रिगर हो रहा था। लाइफ की आयरनी देखो, जो लोग श्याओचैन से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, उन्हीं के सामने श्याओचैन एक आउटसाइडर बनकर पूरा ड्रामा देख रहा था। इम्पॉसिबल! चेन फैंग चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो औरत दिखने में कैसी थी? मैं नहीं मान सकता कि वो रुओ शुई थी। फेरी किंग युन ने अपना हाथ वेव किया और हवा में एक इल्यूजनरी इमेज बन गई। एक खूबसूरत जवान लड़की का चेहरा सामने आया। ये रुओ शुई नहीं है। चेन फैंग खुशी और शौक से चिल्ला पड़ा। उसने उस जमीन पर गिरे हुए कल्टीवेटर को कॉलर से उठाया और जोर से हिलाते हुए पूछा, बोल, ये सब क्या बकवास है? वो कल्टीवेटर मौत के डर से रोने वाली हालत में बोला, ये मुझे मेरी जूनियर सिस्टर ने दिया था। और उसको कहाँ से मिला? उसने इसको माउंट लू पर उठाया था। फेरी किंग युन ने दोबारा कंफर्म किया कि ये बंदा सच बोल रहा है। डिटेल्स लेने के बाद श्याओचैन ने पोल्ड आवाज में उस कल्टीवेटर से कहा, दफा हो जाए यहाँ से। वो लौंडा तो ऐसे उड़कर भागा जैसे उसको जिंदगी में पहली बार आज़ादी मिली हो। लेकिन तभी फेरी किंग युन ने श्याओचैन को वॉर्न किया, उस बंदे के अंदर तुम्हारे लिए एक हड्डियों तक डीपली रूटेड मौत का रिवेंज है। श्याओचैन के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उसे चेन फैंग और बाकी दोस्तों की सेफ्टी की चिंता थी। उसने सोचा, मैंने तुझे जाने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगा। श्याओचैन तुरंत हवा में उड़ता है और हैंड ऑफ हेवन से उस पर फाइनल स्ट्राइक करने जाता है। बचाओ मुझे! वो लौंडा चिल्लाता है। बाकी कल्टीवेटर्स भी तुरंत श्याओचैन को रोकने आते हैं, लेकिन तभी वो व्हाइट क्लोथ कल्टीवेटर चिल्लाता है, सीनियर भाइयों, मैं गोल्डन पगोड़ा निकालने वाला हूं। उसके बॉडी से एक अचानक ब्लाइंडिंग येलो लाइट निकलती है और हवा में एक विशाल गोल्डन पगोड़ा अपीयर होता है। सारे कल्टीवेटर्स एक साथ अपनी एनर्जी उसमें डालते हैं और देखते ही देखते वो पगोड़ा किसी छोटे पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है और
सीधा शाओ चैन के ऊपर गिरने लगता है। भाई, ये एक सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर था जो इस बंदे के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने इसे दिया था। डॉज करने का कोई टाइम नहीं था। पगोड़ा ने शाओ चैन को पूरी तरह एनवेलप कर लिया था, पर शाओ चैन घबराया नहीं। उसने अपना हैंड ऑफ हेवन रेज किया और फुल पावर से एक अपवर्ड स्लैश मारा। बूम! गोल्डन डिवाइन लाइट का एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। वो पहाड़ जैसा पगोड़ा ऐसे हिला जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। सीनियर्स, अपना पूरा जोर लगाओ, आज इसको इसी के अंदर रिफाइन करके खून की पेस्ट बना देंगे, वो लौंडा चिल्लाया। बूम! शाओ चैन ने दूसरा पंच मारा और गोल्डन पगोड़ा पर छोटी छोटी क्रैक्स आनी शुरू हो गई। बाकी कल्टिवेटर्स का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये एक इमॉर्टल टूल लेवल का ट्रेजर था, पर शाओ चैन के रॉ फ्लैश वाले हाथों से टूट रहा था। बूम! तीसरा अटैक। शाओ चैन के हैंड ऑफ हेवन का पूरा पाम प्रिंट पगोड़ा के अंदर वॉल पर छप गया और क्रैक्स पूरे टावर पर फैल गए। रिट्रीट! कल्टिवेटर्स समझ गए कि अब उनकी मौत पक्की है। और फाइनली शाओ चैन ने अपना चौथा और आखिरी पंच मारा। बूम! पूरा आसमान हिला देने वाली आवाज के साथ वो जाइंट गोल्डन पगोड़ा हजारों टुकड़ों में ब्लास्ट हो गया। गोल्डन लाइट और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की वेव ने आसपास के कई कल्टिवेटर्स को वहीं दबाकर मार दिया। जो बचे, उनके मुंह से खून निकलने लगा। उस स्मोक और एक्सप्लोजन के बीच से शाओ चैन किसी शैतान की तरह बाहर निकला। उसने किसी पर कोई रहम नहीं खाया। हैंड ऑफ हेवन ने अगले ही सेकंड बाकी बचे 9 कल्टिवेटर्स इंक्लूडिंग उस वाइट क्लोज्ड बंदे के चिथड़े उड़ा दिए। खून की बारिश होने लगी आसमान से। ये सब खत्म करने के बाद शाओ चैन उड़ता हुआ उस डार्क क्लाउड की तरफ गया जहां स्काई अबव स्काई और बाकी सीनियर्स उस आयरन ब्लड फ्लैग फॉर्मेशन में फंसे हुए थे। शाओ चैन को किसी रूल्स की परवाह नहीं थी। उसके हाथ में एक गोल्डन डिवाइन हैल्बर्ड आई और उसने बिना कुछ बोले सीधा उस 100 मीटर लंबे झंडे पर एक डिवास्टेटिंग अटैक कर दिया। रंबल! हवा में एनर्जी का कोलिजन हुआ। ब्लैक और गोल्डन लाइट क्लैश हुई और पूरा आसमान बॉयल होने लगा। एक मर्डरस ऑरा शाओ चैन की तरफ आई, पर वो सीधा 8 फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड यूज करके वहां से निकल गया। उसका काम बस इन बुड्ढों को डिस्ट्रैक्ट करना था। हा हा, बच्चों को मार दिया, चलो अब हम भी बाहर निकलते हैं। स्काई अबव स्काई की आवाज आई। आसमान में एक ऐसी टेरिफाइंग प्रेशर फील हुई जैसे कोई सोता हुआ राक्षस जाग गया हो। एक पहाड़ जैसा हाथ उन काले बादलों से बाहर आया और उसने लिटरली उस 100 मीटर लंबे फ्लैग को एक मुट्ठी में दबाकर क्रश कर दिया। भागो! ओल्ड कल्टिवेटर्स की रूह कांप गई। हवा में खून के धमाके हुए और मौत की चीखें सुनाई दी। फॉर्मेशन पूरी तरह टूट चुका था और वो तीनों लेजेंडरी मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके थे। स्काई अबव स्काई हाफते हुए बोलता है, डैम दिस 9 प्रोविंसेस सील, बहुत अनोइंग है। फिर उसकी नज़र शाओ चैन के हाथ में उस पर्पल ब्रेसलेट पर जाती है। वो उसे लेता है और कहता है, इसका पहला सील खुल चुका है, इसीलिए ये डिफेंसिव बन गया था। तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? एंसेस्ट्रल ड्रैगन विलेज यहाँ सू समंदर के पास। शाओ चैन नेचुरली जवाब देता है। सुनकर स्काई अबव स्काई और मैन अबव स्काई दोनों डीपली शॉक में आ जाते हैं। क्या वो जगह तो 9 प्रोविंसेस सील का सबसे क्रूशल लोकेशन है? उन्होंने ब्रेसलेट को धूप की रोशनी में देखा। उसके अंदर एक गोल्डन शैडो थी जो एक बहती हुई येलो रिवर की तरह लग रही थी। स्काई अबव स्काई कंप्लीटली सीरियस हो जाता है। मुझे पूरा शक है कि ये इस दुनिया के सील को खोलने की एक चाबी है। गाइज, यहाँ स्टोरी पूरी तरह से फ्लिप हो जाती है। शाओ चैन का ये सिंपल सा फैमिली हेयरलूम किसी एंशिएंट कॉस्मिक लॉक की चाबी निकलता है। माउंटेन अबव स्काई तुरंत उस विलेज को गार्ड करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहाँ अचानक कुछ खतरनाक हुआ था। शाओ चैन भी टेंशन में अपने गांव जाता है, 1 महीने वहां रहकर सब कंफर्म करता है और फिर आखिरकार अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है उस मिस्टीरियस माउंट लू वाटरफॉल की तरफ जहां रुओशुई के होने के क्लूज थे। जब वो लोग माउंट लू पहुंचते हैं तो सामने एक 3000 फीट लंबा, किसी मिल्की वे की तरह गिरता हुआ विशाल वाटरफॉल था। तभी अचानक शाओ चैन के हाथ में रखा वो जेड ब्रेसलेट पर्पल लाइट से ग्लो करने लगता है। क्रैक! वाटरफॉल के पीछे रखा एक विशाल पत्थर हवा में टूट जाता है और वहां से एक बहुत ही अजीब, सिर्फ 1 मीटर की हाइट वाला एक बुढ़ा बाहर निकलता है। उसकी बॉडी पर इतनी झुर्रियां थीं कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो कितने हजार साल से जिंदा है। क्या ये किस्मत का खेल है? जिसे भेजा गया था उस ब्रेसलेट को वापस भेज दिया गया? आप कौन हैं? चेन फैंग शॉक में पूछता है। मैं तोंग हूँ। यहाँ कोई इंसान नहीं आता, सिर्फ भगवान आते हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जियाओ चेन कामली रुओशुई का पोर्ट्रेट उस बुढ़े को दिखाता है। बुढ़ा कहता है, मैं हमेशा गहरी नींद में रहता हूं, मुझे नहीं पता, पर हाँ, 1 साल पहले इस ब्रेसलेट के साथ कोई औरत नहीं, एक आदमी यहां आया था। क्या? वो आदमी कहां गया? मर गया, टोंग हू ने नॉर्मली जवाब दिया। कैसे? उसने मौत खुद चुनी, एक तरह का सुसाइड था। उसने एक इल्यूजरी वर्ल्ड में एंटर किया था जहां से किसी की बॉडी या सोल कभी वापस इस ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ सकती। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। इल्यूजरी वर्ल्ड? तभी जियाओ चेन की सेंसेस अलर्ट होती हैं। वो ब्रेसलेट को लेकर उस वाटरफॉल को जेंटली टच करता है
और अचानक पूरी की पूरी रियलिटी फटने लगती है। उनके सामने एक नया, इल्यूजरी और कंप्लीटली सैवेज डायमेंशन ओपन हो जाता है। एक चील नहीं, बल्कि एक विशाल विंग्ड ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था। जमीन पर 8 क्लॉड टायरेंट ड्रैगन और भयंकर एंशिएंट डायनासोर्स जैसी क्रीचर्स दहाड़ रही थीं। एक ऐसी आदिमानव और मिथोलॉजिकल दुनिया जो उनकी सोच से भी परे थी। जियाचेन के हाथ में मौजूद वो एंसेस्ट्रल पर्पल जेड ब्रेसलेट अचानक से एक पोर्टल, एक डायमेंशन को खोल देता है, और उस पोर्टल के अंदर जो नज़ारा था उसने वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रोक दी थीं। पोर्टल के उस पार एक आदिमानव, प्रिमिटिव और सैवेज दुनिया दिख रही थी। आसमान में एक विंग्ड ड्रैगन उड़ रहा था। एक डिवाइन ड्रैगन अपनी चमकती हुई रोशनी के साथ हवा में किसी बिजली की तरह नाच रहा था। लेकिन इन ड्रैगन्स के इतने विशाल होने के बावजूद वो दुनिया इतनी बड़ी थी कि ये ड्रैगन्स वहां चींटियों जैसे लग रहे थे। जमीन पर एक 8 क्लॉड टायरन ड्रैगन अपनी डरावनी और मिलेवलेंट ऑरा के साथ चल रहा था। जब वो अपना भारी भरकम शरीर हिलाता तो उस दुनिया के पहाड़ कांप उठते और नदियां अपना रास्ता बदल लेती। और वहीं दूसरी तरफ एक टायरानोसॉरस रेक्स, जो कि ड्रैगन क्लैन का रॉयल डिसेंडेंट था, आसमान की तरफ देखकर गुस्से में ऐसी दहाड़ मार रहा था जैसे वो खुद भगवान से सवाल कर रहा हो। उसकी मजेस्टिक ड्रैगन ची पूरे वॉइड को हिला रही थी और उसका डर उस पोर्टल के जरिए माउंट लू के वाटरफॉल तक फील हो रहा था। लेकिन इन सब मॉन्स्टर्स से दूर होराइजन के पास एक ऐसी चीज थी जिसने जियाओचेन को पूरी तरह फ्रीज कर दिया। वहां हड्डियों का एक अनंत समंदर, अ सी ऑफ बोन्स था। हर तरफ सिर्फ सफेद मौत बिखरी हुई थी और उस मौत के समंदर के बीचों बीच एक जाइगैंटिक, आसमान को चीरने वाला हेवनली स्टील खड़ा था। वहां के बादलों में एक बेलफुल, खूंखार ऑरा थी। ये एक मौत की दुनिया थी भाई। ये जगह कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स का ड्रैगन आइलैंड था। ये कौन सी जगह है? चैन फांग और फेरी चिंगयुन शॉक में चिल्लाए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। एक इल्यूजरी दुनिया, एक ऐसी जगह जो असली नहीं है, टोंग हू, उस 1 मीटर के एंशिएंट बुढ़े ने अपनी भारी आवाज में कहा। लेकिन जियाओचेन की बॉडी डर और शौक से नहीं बल्कि एक गहरे इमोशनल ट्रॉमा से हल्के हल्के कांप रही थी। कैसे भूल सकता था वो इस जगह को? उसने अपनी जिंदगी के 8 साल उस दुनिया में बिताए थे। एक इंसान की जिंदगी में आखिर कितने 8 साल आते हैं? वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स ने उसकी रूह पर एक ऐसा निशान छोड़ा था जो कभी नहीं मिट सकता था। उस पोर्टल को देखते ही जियाओचेन के दिमाग में यादों का तूफान आ गया। ईजेन, सॉलिटरी स्वॉर्ड डीमन, लॉरेंस, ऑक्समैन, यान किंगचन, व्हाइट टाइगर सेंट एम्परर, एक के बाद एक उसके पुराने दोस्तों और दुश्मनों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आने लगे। क्या अब वो उनसे कभी मिल पाएगा? शायद इस जन्म में तो नहीं। उसे याद आया टेनिक्स, वो प्राउड और जिद्दी ड्रैगन जिसके साथ उसने उस आइलैंड को पार किया था। वो उसके आखिरी स्टबर्न लुक को अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता था। और फिर केके, उसकी बाहों में खेलने वाला वो स्नो वाइट, इनोसेंट सा छोटा सा क्रीचर जो हमेशा या करके बैबल करता था। केके का वो क्यूट चेहरा, साउदर्न वेस्टलैंड की वो भयंकर बैटल, सेलेस्टियल सिटी का वो हिल जाना, ये सब शाओ चैन के दिल में पत्थर की लकीर बन चुका था। कैसे मान ले वो कि ये सब एक इल्यूजन था? और सबसे बड़ा दर्द किंग, उसे कैसे भूल सकता था वो? उसकी आंखों में एक ऐसी पोएट्री थी, एक ऐसी प्योर और एथीरियल खूबसूरती थी जिसका कोई जवाब नहीं। जब शाओ चैन हार कर बुरी तरह जख्मी होकर वेस्ट की तरफ भाग रहा था, तब प्योर लैंड में किंग ने ही शाओ चैन को हील किया था। रोज उसको काले तिल का पेस्ट खिलाना, अपने लंबे काले बालों के साथ उसके पास बैठना, उसकी वार्मथ जो उस स्पेस क्रैक के पास मौत के वक्त बिल्कुल ठंडी और कठोर हो गई थी। क्या किंग भी उस स्पेस सी आई में चली गई थी या वो हमेशा के लिए खत्म हो गई? शाओ चैन नहीं जानता था और इस अननून ने उसको अंदर से तोड़कर रख दिया था। शाओ चैन ने अपनी आंखें पोर्टल पर फोकस की और बोला, ये लॉन्जिविटी रेल्म का ड्रैगन आइलैंड है। शाओ चैन इतना क्लियर था कि उसने वहां उड़ते हुए उस विंग्ड ड्रैगन को पहचान लिया था। ये वही होली ड्रैगन था जिसे फॉलन एंजल ने मजबूर करके वहां भेजा था, और उस 8 क्लॉड टायरन ड्रैगन को भी जिसके एविल एग को खुद शाओ चैन ने रिफाइन किया था। टोंग हू की धुंधली आंखों में एक चमक आई। उसने शाओ चैन को घूर कर पूछा, तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं वहां रह चुका हूं, शाओ चैन ने कामली जवाब दिया। टोंग हू की हालत खराब हो गई। 9 प्रोविंसेस का सील अभी भी वहीं है। अगर तू वहां गया था तो तू वापस कैसे आया? मुझे खुद नहीं पता, शाओ चैन ने जवाब दिया और अपने जेड ब्रेसलेट को एक बार फिर वेव किया। स्विश, पोर्टल और ज्यादा क्लियर हो गया। अब तो उन्हें उन एंशिएंट बीस्ट्स की स्मेल और वहां के फूलों की महक तक फील होने लगी थी। आप इसे इल्यूजरी दुनिया क्यों कह रहे हैं? शाओ चैन ने पूछा। टोंग हू एक जिंदा फॉसिल की तरह वाटरफॉल के पास खड़ा था। क्योंकि अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये इल्यूजन एक खिलते हुए फूल की तरह है जो दिखता सुंदर है पर जल्द ही मुरझा जाएगा। चैन फांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शाओ चैन इन फिलोसॉफिकल बातों में नहीं पढ़ना चाहता था।
उसने सीधा पूछा, ये जेड ब्रेसलेट स्पेस को चीर सकता है, इसका असली काम क्या है? ये एक चाबी है, की है। माउंट लू सीधा ड्रैगन आइलैंड से कनेक्टेड है और इस की से तू उस दुनिया में जा सकता है। चैन फांग हकलाते हुए बोला, मतलब हम अभी इमॉर्टल्स की दुनिया में जा सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर तुम अंदर गए तो तुम ये जेड ब्रेसलेट वहां नहीं ले जा सकते। तुम जा सकते हो, पर वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। एक तरह से ये इस मॉर्टल दुनिया में तुम्हारी मौत के बराबर होगा। शाओ चैन ने कुछ नहीं कहा। उसने कंटिन्यूसली ब्रेसलेट को मूव किया और ड्रैगन आइलैंड की अलग अलग लोकेशंस को चेक करने लगा, और आखिर में उसकी नजर ड्रैगन रेस के उस सेक्रेड माउंटेन पर पड़ी जहां वो टूटा हुआ हेवनली ट्री खड़ा था। और तभी शाओ चैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी बॉडी एक मिट्टी की मूर्ति की तरह फ्रीज हो गई। उस टूटे हुए काले पत्थर जैसे विशाल पेड़ के किनारे एक छोटा सा सफेद डॉट दिख रहा था। वो केके था। भाई, वहां का सीन इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि क्या बताऊं। वो टूटा हुआ पेड़ कम से कम 2000 मीटर लंबा था, बिल्कुल ब्लैक जेड जैसा। वही केके का घर था जहां वो पैदा हुआ था। शाओ चैन ने पूरी ताकत से ब्रेसलेट को हिलाकर केके पर जूम किया। उसने देखा कि वो छोटा सा मासूम सा स्नो वाइट क्रीचर उस टूटे हुए पेड़ के किनारे पर अकेला खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा कंफ्यूजन और डर था। वो एंशिएंट पहाड़ों की तरफ देखकर एक बहुत ही दर्द भरी आवाज में रोने लगा, या। उसके बाद केके होते हुए धीरे धीरे वापस उस पेड़ के सेंटर में गया, उस जगह जहां वो पैदा हुआ था। वो वहां किसी इंजर्ड बच्चे की तरह कर्ल होकर लेट गया, एक अकेला, डर और दर्द से भरा हुआ छोटा सा बच्चा। ये देखकर शाओ चैन का दिल रोने लगा। उसे समझ आ गया कि केके यहां कैसे आया। उस दिन जब शाओ चैन स्टोन में पेट्रीफाई हो गया था, केके को लगा होगा कि शाओ चैन मर गया है, और अपने सबसे करीबी इंसान को खोने के बाद वो छोटा सा क्रीचर अकेले इस डेंजरस आइलैंड पर वापस अपने पुराने घर आ गया था। मेन यूज लाना चाहता हूं। शाओ चैन की आवाज में एक डेस्परेट उम्मीद थी। इम्पॉसिबल, टोंगहू कोल्डली बोला। तू जा सकता है, लेकिन ये ब्रेसलेट यहीं रहेगा। टोंगहू का ऑरा अचानक से एक अनरीचेबल जायंट की तरह बढ़ गया। वहां एक भयंकर ऑप्रेसिव फीलिंग फैल गई। लेकिन शाओ चैन केके को रोते हुए देखकर अपने होश खो चुका था। उसने डायरेक्ट पोर्टल की तरफ डैश किया। रुक जा, टोंगहू ने चिल्लाया, और वाटरफॉल पूरी तरह फ्रीज हो गया। कोई भी इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर जाना है तो ब्रेसलेट यहीं छोड़ दे, वरना यहां से दफा हो जा। शाओ चैन के दिमाग में सिर्फ केके का रोता हुआ चेहरा था। उसने कोई बात नहीं सुनी और सीधा अपना हैंड ऑफ हेवन रेस करके माउंट लू वाटरफॉल पर एक मैसिव अटैक कर दिया। बूम! आवाज इतनी भयंकर थी कि पूरा माउंट लू हिलने लगा। लेकिन टोंगहू कोई आम बुढ़ा नहीं था। वो एक अज्योर ड्रैगन की शैडो में कन्वर्ट हुआ और उसने शाओ चैन को काउंटर किया। ऐसा लगा जैसे दो आधिकाल यानी इममेमोरियल के पहाड़ आपस में टकरा गए हों। वाटरफॉल का पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। एक भयंकर इम्पैक्ट हुआ और शाओ चैन को हवा में दूर फेंक दिया गया। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। उसकी इनडिस्ट्रक्टिबल मार्शल फिजिक में भी क्रैक्स आ गए थे। जब तेरी पूरी बॉडी तेरे हाथों जैसी स्ट्रांग हो जाए तब आना, टोंगहू ने कोल्डली कहा। और अगले ही पल टोंगहू गायब हो गया और पूरा का पूरा माउंट लू एक मैसिव जायंट स्टोन ड्रैगन में बदल गया। वाटरफॉल अब उस स्टोन ड्रैगन के मुंह से उल्टा बह रहा था। शाओ चैन ने वहां चुपचाप बैठकर खुद को हील किया। उसकी बॉडी कुछ ही देर में रिकवर हो गई, लेकिन उसका दिमाग किसी और जगह था। तभी शाओ चैन ने टोंगहू से वापस पूछा, आपने उस आदमी के बारे में बताया था जो 1 साल पहले वहां गया था, क्या आप मुझे उसके बारे में और बता सकते हैं? टोंगहू की आवाज उस स्टोन ड्रैगन से आई। वो आदमी बिल्कुल तेरे जैसा दिखता था, और सबसे अजीब बात, जब वो पोर्टल में एंटर कर रहा था तो 100 माइल्स दूर से एक औरत उसे देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल उस पोर्ट्रेट वाली औरत यानी किंग जैसी थी। भाई, शाओ चैन और चैन फैंग दोनों का दिमाग ब्लैंक हो गया। अगर शाओ चैन बाहर है तो वहां अंदर कौन गया? और किंग तो मर चुकी थी, तो 100 माइल्स दूर से कौन देख रहा था? क्या वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सच में किसी की देखी हुई एक इल्यूजरी नींद है? लेकिन इस मिस्ट्री से पहले कि वो लोग ओवरथिंक करते, रॉ! एक ऐसी भयंकर अर्थ शैटरिंग ड्रैगन रॉर गूंजी जिसके सामने बाकी सब जीरो हो गया। ये रॉर नॉर्दर्न डायरेक्शन से आई थी, लेकिन इसकी वाइब्रेशन डायरेक्ट सोल में बज रही थी। शाओ चैन, चैन फैंग और बाकी सब ने नॉर्थ की तरफ देखा। होराइजन के एंड पर आसमान में एक जाइगैंटिक धुंधला सा येलो ड्रैगन उड़ता हुआ दिख रहा था। द येलो रिवर, ये येलो रिवर है, फेरी किंग यून डर के मारे चिल्लाई। बिना एक सेकंड वेस्ट किए शाओ चैन ने 8 फोल्ड वर्ल्ड ओपन किया, अपने दोस्तों को उसमें स्वीप किया और लाइटनिंग की स्पीड से नॉर्थ की तरफ उड़ चला। आज पूरे 9 प्रोविंसेस में छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बड़े किंग्स तक सबने वो आवाज़ सुनी थी। और सबसे बड़ी बात, एंसेस्ट्रल ड्रैगन विलेज के पास हजारों कल्टिवेटर्स जमा थे और वो सब आसमान की तरफ देखकर थर थर कांप रहे थे। जमीन पर बहती हुई पूरी की पूरी येलो रिवर सूख चुकी थी
उस नदी का पानी अब जमीन पर नहीं बल्कि हवा में बीच एक विशाल ड्रैगन की फॉर्म में उड़ता हुआ ईस्टर्न सी की तरफ जा रहा था। एंसेस्ट्रल ड्रैगन टर्न ले रहा है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन जिंदा हो गया है, आसमान बदलने वाला है। और तभी एक कल्टीवेटर अपनी उड़ती हुई तलवार पर वहां पहुंचा और चीख चीख कर बोला, पेट्रियार्क्स, जल्दी ईस्टर्न सी की तरफ चलिए, वहां पर एक सचमुच का ड्रैगन हेड बाहर निकल आया है और एक जाइगैंटिक हेवनली स्टेल आसमान और जमीन को चीरते हुए वहां खड़ी हो चुकी है। ईस्टर्न सी यानी पूर्वी सागर से एक कल्टीवेटर भागता हुआ आया और उसने आकर बताया कि ईस्टर्न सी में एंसेस्ट्रल ड्रैगन का सिर प्रकट हो चुका है और एक जाइगैंटिक हेवनली स्टेल आसमान और जमीन को चीरते हुए वहां खड़ी है। क्या यह सच था? क्या वो उफनती हुई दहाड़ती हुई येलो रिवर सच में एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन थी? और सबसे बड़ी बात, क्या वो सच में वापस जिंदा हो रही थी? भाई, ये न्यूज़ इतनी अर्थ शैटरिंग थी कि चाहे कोई आम इंसान हो या फिर कोई टॉप लेवल डेटी असेंशन कल्टीवेटर हो, सबके होश उड़ गए थे। आसमान में नज़ारा इतना भयंकर था कि देखकर ही रूह कांप जाए। येलो रिवर जो हमेशा जमीन पर बहती थी, अब हवा में किसी अजदहा की तरह उड़ रही थी। उसकी दहाड़ इतनी डेफनिंग थी जैसे आसमान फट रहा हो। एंडलेस पीला पानी हवा में ऐसे उफन रहा था जैसे वो सीधा 9 हेवेंस को छूने जा रहा हो। जिंदा हो गई, येलो रिवर जिंदा हो गई, ये एक ड्रैगन है, हमारा एंसेस्ट्रल ड्रैगन। एंसेस्ट्रल ड्रैगन विलेज के बुढ़े ये नज़ारा देखकर डर और डिवोशन से खुद से बातें कर रहे थे। उन्होंने बचपन से अपने पूर्वजों से ऐसी कहानियां सुनी थी, पर आज उस कहानी को हकीकत बनते देख उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आसमान में उठती हुई वो पीली लहरें ऐसी लग रही थी जैसे हवा में लाखों घोड़े और सैनिक एक साथ चार्ज कर रहे हों, ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में फाड़ सकती थी। स्विश स्विश स्विश, और तभी हवा में दर्जनों कल्टीवेटर्स अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर उड़ते हुए नजर आने लगे। जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्होंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए ईस्टर्न सी की तरफ डैश किया। आखिर उनका मॉडर्न वर्ल्ड में आने का मेन मकसद ही येलो रिवर के राज को पाना था, और अब जब ड्रैगन का सिर ईस्टर्न सी में दिख गया था तो भला वो कैसे पीछे रहते। लेकिन शाओ चेन ने नोटिस किया कि सिर्फ कल्टीवेटर्स ही नहीं बल्कि मॉर्टल वर्ल्ड के बहुत सारे लूज प्रैक्टिशनर्स भी हवा में उड़ रहे थे। ये कैसे पॉसिबल है? उसने शॉक्ड होकर पूछा। ये ओवरसीज के रोग कल्टीवेटर्स हैं, फेरी किंग युन ने उसे एक्सप्लेन किया। लेकिन भेड़ चाल में अंधा होकर भागने की जगह शाओ चैन ने एक अलग रास्ता चुना। वो ईस्टर्न सी जाने की जगह वापस अपने गांव गया। उसे लगा कि अगर इस गांव का नाम एंसेस्ट्रल ड्रैगन विलेज है तो जरूर यहाँ के बुढ़ों को कुछ हिडन डिटेल्स पता होंगी जो आगे चलकर उसके काम आएंगी। गांव में एक 100 साल से भी ज्यादा उम्र का बुढ़ा, जिसकी आंखें पहले बिल्कुल धुंधली और बेजान थी, आज उन्हीं आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आसमान में उड़ती हुई येलो रिवर की तरफ पूरी श्रद्धा से कोटाओ यानी मत्था टेक रहा था। हमारे पूर्वजों ने सच कहा था, उस बुढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा। हमारा गांव एक ब्लेस्ड लैंड है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन यहां रहा करता था। हमारी आने वाली जनरेशन को इसका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। शाओ चेन ने ध्यान से पूछा, क्या इस एंसेस्ट्रल ड्रैगन से जुड़ी कोई और चीज, कोई आर्टिफैक्ट या कोई और कहानी पास डाउन हुई है? बुढ़ा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर एक गहरी सांस ली। बहुत अरसा बीत गया। जब मैं छोटा था तो मैंने एक जेड ब्रेसलेट का जिक्र सुना था, उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। शाओ चेन समझ गया कि उसे जो जानना था वो जान चुका है। उसने अपने गांव, अपने पेरेंट्स और वहां खड़े बेचारे बेवकूफ से दिखने वाले सुशान को आखिरी बार देखा और वहां से ईस्टर्न सी की तरफ निकल पड़ा। उसके साथ फेरी किंग युन और उसका दोस्त चेन फैंग भी थे। जब वो लोग ईस्टर्न सी के ऊपर पहुंचे तो वहां का नज़ारा किसी एपिक माइथोलॉजिकल मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। होराइजन से शुरू होकर समुद्र के बीचों बीच एक विशाल येलो शैडो फैली हुई थी। ये किसी पहाड़ जैसी नहीं बल्कि एक एक्चुअल ड्रैगन की बॉडी थी। ये इतनी मैसिव थी कि इसकी ऑरा से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। समुद्र के नीले पानी के अंदर एक ड्रैगन का जाइगैंटिक हेड आधी तरह डूबा हुआ था। भाई, वो ड्रैगन हेड एक एंशिएंट माउंटेन से भी ज्यादा बड़ा और मजेस्टिक था। उसकी आंखें किसी बड़े झील जितनी बड़ी थीं, जो फिलहाल बंद थीं। उसके हॉर्न्स बिल्कुल प्योर गोल्ड की तरह चमक रहे थे और उसकी मूछें किसी विशाल पाइथन की तरह समंदर में लहरा रही थीं। ड्रैगन की बॉडी से निकलने वाली गोल्डन लाइट ने पूरे नीले समंदर को सुनहरा कर दिया था। लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद कोई भी कल्टीवेटर उस ड्रैगन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस ड्रैगन के बिल्कुल आगे समंदर की गहराई से निकलकर आसमान को छूता हुआ एक विशाल हेवनली स्टील मतलब पत्थर का मॉन्यूमेंट खड़ा था। ये वही मॉन्यूमेंट था जिसके बारे में लेजेंड था कि इसने एंसेस्ट्रल ड्रैगन को दबाकर रखा है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो लालच में अंधे कल्टीवेटर्स कब का उस सोते हुए ड्रैगन पर टूट पड़े होते, उसकी बची कुची पावर यानी एसेंस को छीनने के लिए।
वहां खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। एंसेस्ट्रल ड्रैगन तो सालों पहले मर चुका है, ये जो सामने है ये सिर्फ एक ड्रैगन कॉप्स है, लाश है। भाई, जिंदा एंसेस्ट्रल ड्रैगन से तो सब डरते थे, पर एक ड्रैगन की लाश, वो तो किसी अल्टीमेट ट्रेजर जैसी थी। हर कल्टीवेटर उसकी एक बूंद एसेंस के लिए पागल हो रहा था। लेकिन शाओ चेन का फोकस उस ड्रैगन पर नहीं था। उसकी नज़र उस फेंटली दिखने वाले हेवनली मॉन्यूमेंट पर थी। उसने अपनी सारी पावर, अपनी मार्शल आर्ट्स की पूरी नींव उसी मॉन्यूमेंट से सीखी थी। उसने चैन फांग को जिदर फेरी के पास छोड़ा और अकेले उस मॉन्यूमेंट की तरफ उड़ गया। हैरानी की बात यह थी कि लगभग कई माइल्स उड़ने के बाद भी वो मॉन्यूमेंट उतनी ही दूर लग रहा था। जैसे जैसे शाओचन आगे बढ़ता, वो मॉन्यूमेंट समंदर में आगे ड्रिफ्ट हो जाता। एक पूरा दिन और रात निकल गया, पर मॉन्यूमेंट ने उस सी एरिया को क्रॉस नहीं किया। वो एक्चुअली उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन को अभी भी सप्रेस कर रहा था। दूसरे दिन आखिरकार मॉन्यूमेंट रुक गया और शाओचन उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। पास आते ही शाओचन के होश उड़ गए। ये एग्जैक्टली वही हेवनली मॉन्यूमेंट था जो उसके गांव के पास हुआ करता था, पर अब ये हजारों गुना बड़ा हो चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, मॉन्यूमेंट के फ्रंट पर लिखे हुए 4 शब्द फॉरएवर सप्रेस द येलो रिवर धुंधले पड़ चुके थे, जैसे मिटने वाले हों। और उसके पीछे लिखा हुआ वो मार्शल आर्ट्स मेथड जो शाओचन ने बचपन में सीखा था, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। कौन सी ऐसी पावर थी जो हेवनली मॉन्यूमेंट के इंस्क्रिप्शंस को मिटा सकती थी? शाओचन को समझ आ गया, एंसेस्ट्रल ड्रैगन अपना सील तोड़ रहा था। जब शाओचन ने मॉन्यूमेंट पर पैर रखा तो उसकी बॉडी की एनर्जी मॉन्यूमेंट की पावर से रेजोनेट करने लगी। दोनों की पावर का सोर्स एक ही था। और जब वो उस जायंट मॉन्यूमेंट के टॉप पर बैठकर उस एनर्जी को फील कर रहा था, तब अचानक उसकी आंखों के सामने एक ऐसा फिगर आया जिसे देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो थी किंग। अपने सफ़ेद स्नो लाइक कपड़ों में हवा में किसी फेरी की तरह फ्लोट करती हुई वो समंदर की लहरों पर चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसकी काली चमकती हुई आंखों में वही पुरानी शरारत और स्पिरिचुअलिटी थी। अंकल, किंग की वही मीठी आवाज आई। शाओचेन की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब वो स्पेस सी आई में डूबा था, उसे हमेशा डर लगता था कि किंग पता नहीं कहाँ खो गई। लेकिन आज इस केओटिक मॉर्टल वर्ल्ड में उसे जिंदा और सेफ देखकर शाओचेन के दिल का बोझ उतर गया। उसे रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत थी। मेरा ट्रबल मेकर अंकल, आखिर तुम मिल ही गए, किंग हंसते हुए बोली। उसने आगे बताया कि कैसे उसने इन ओवरसीज कल्टीवेटर्स के ट्रेनिंग सिस्टम को स्टडी किया और उनके बीच एक भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उन्हें आपस में लड़ा दिया था। देखा, मैं भी तुम्हारी तरह ट्रबल मेकर बन गई हूं, वो मजाक में बोली। लेकिन इस इमोशनल रीयूनियन के बीच रॉर डजन्स ऑफ माइल्स दूर से एक ऐसी दहाड़ आई जिसने दोनों के कानों के पर्दे फाड़ दिए। हवा में उड़ने वाली वो येलो रिवर की छाया अब 9th हेवन को चीरने के लिए पागल हो चुकी थी। और ईस्ट सी में सोता हुआ वो पहाड़ जैसा सुनहरा एंसेस्ट्रल ड्रैगन, आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलनी थीं। उसकी गोल्डन बॉडी समंदर की गहराइयों में किसी भयंकर तूफान की तरह चार्ज करने लगी। साथ ही वो हेवनली मॉन्यूमेंट भी बुरी तरह शेक करने लगा। एक ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी वेव रिलीज हुई जिसने पूरे ईस्ट सी को तूफान में बदल दिया था। एंसेस्ट्रल ड्रैगन की लाश तो है, पर उसकी ड्रैगन सोल बाहर आ चुकी है। लालच में अंधे आसपास खड़े हजारों कल्टीवेटर्स फ्रॉम ओवरसीज और लूज प्रैक्टिशनर्स, सब किसी भेड़िए की तरह उस ड्रैगन सोल को पाने के लिए समंदर की गहराई में कूद पड़े। समंदर के बीचों बीच एक विशाल सुनहरा पहाड़ जैसा एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने अपनी आंखें खोल ली हैं। उसकी ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट से पूरा समंदर हिल उठा है। हवा में हजारों बिजलियां कड़क रही हैं और समंदर की लहरें आसमान तक उछल रही हैं, इतनी ऊंची कि उन्होंने बादलों को भी फाड़ दिया है। लेकिन इस भयंकर तूफान के बीच हजारों कल्टीवेटर्स और ओवरसीज रोक कल्टीवेटर्स अपनी जान की परवाह किए बिना उस तूफान में कूद पड़ते हैं। सबको बस एक ही चीज चाहिए थी, उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बाउंडलेस पावर का एक हिस्सा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शाओचेन और किंग बिल्कुल शांत खड़े थे। वो उस हेवनली मॉन्यूमेंट के पास थे जहां का एटमॉस्फेयर किसी अजीब से जादू की तरह बिल्कुल शांत था। बाहर मौत का तूफान था और मॉन्यूमेंट के पास ऐसी शांति थी जैसे कोई प्रोटेक्टिव बैरियर हो। तभी शाओचेन ने एक शॉकिंग चीज नोटिस की। मॉन्यूमेंट के फ्रंट पर लिखे हुए 4 शब्द फॉरएवर सप्रेस द येलो रिवर धुंधले पढ़ने लगे थे।
पहले येलो रिवर मिट गया और फिर फॉरएवर सप्रेस के शब्द भी धुंधले हो गए। अब येलो रिवर सप्रेस नहीं हो रही है, लेकिन ये बाकी के 2 शब्द क्यों नहीं मिटे? क्या ये हेवनली मॉन्यूमेंट अभी भी किसी और चीज को सप्रेस कर रहा है? शाओ चेन डीपली सोचने लगा। किंग ने उसकी तरफ देखकर स्वीटली स्माइल करते हुए कहा, अंकल, मैंने पिछले कुछ दिनों में लोगों को 9 प्रोविंसेस के सील के बारे में बात करते सुना था। कहीं ये मॉन्यूमेंट इस पूरे जमीन को ही सप्रेस तो नहीं कर रहा? भाई, ये सुनते ही शाओ चेन का दिमाग चक्कर खा गया। उसे अचानक से ड्रैगन आइलैंड की गोस्ट टाउन की वो गलियां और शैडोज याद आईं, जहां एक टूटे फूटे बर्बाद दुनिया का आक्रोश दिख रहा था। और जैसा किंग ने पॉइंट आउट किया, यहाँ अचानक से 9 प्रोविंसेस का पूरा जमीन थोड़ा थोड़ा कांपने लगा था। लोगों में पैनिक फैल गया, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन तभी 9 प्रोविंसेस के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग रंग के विशाल लाइट बीम्स, जो किसी पहाड़ जितने मोटे थे, आसमान की तरफ शूट हुए। इन रोशनियों ने मिलकर हवा में उड़ रही उस येलो रिवर को पकड़ लिया और उसे फोर्स करके वापस जमीन पर अपनी ओरिजिनल जगह ले आए। दुनिया अचानक से दोबारा शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ना हो। लेकिन ईस्ट सी में तूफान अभी भी खतरनाक था। और इस सब के बीच वो विशाल हेवनली मॉन्यूमेंट अचानक जोर से हिला और हवा को चीरते हुए सीधा एंडलेस ग्रेट वॉइड की तरफ उड़ गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आसमान में लाखों लाल रंग की बिजलियां कड़कने लगीं। शाओ चेन ने बिना सोचे समझे किंग को वहीं वेट करने को बोलकर अपनी 8 फेजेस एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके उस मॉन्यूमेंट के पीछे भागा। वो देखना चाहता था कि आखिर ये मॉन्यूमेंट कहाँ जा रहा है। लेकिन आसमान के बहुत ऊपर पहुंचकर वो मॉन्यूमेंट अचानक किसी इल्यूजन की तरह हवा में गायब हो गया। शाओ चेन ने 1 घंटे तक हर जगह ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। पर तभी उसे वही फेमिलियर हेवनली मॉन्यूमेंट वाली एनर्जी फ्लक्चुएशन फील हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को नेचर की उस एनर्जी वेव के साथ सिंक्रोनाइज किया। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके होश उड़ गए। आसमान में उसे वही हेवनली मॉन्यूमेंट दिख रहा था, लेकिन इस बार उसके आसपास एक टूटी फूटी हुई दुनिया थी। बर्बाद पहाड़, टूटी हुई दीवारें, जैसे किसी ने हवा में खंडहर लटका दिया हो। लेकिन जैसे ही शाओ चेन के इमोशंस ट्रिगर हुए, वो नज़ारा वापस गायब हो गया। वो डीपली शॉक में था। और तभी एक और अजीब चीज हुई। उसके अंदर बैठे उस टूटे हुए स्टोन मैन ने अचानक मूवमेंट की। उसने अपना लेफ्ट आर्म उठाया और उस मॉन्यूमेंट की तरफ पॉइंट किया। तभी मॉन्यूमेंट से एक ब्लाइंडिंग लाइट शाओ चेन के अंदर आई और उस स्टोन मैन की बॉडी पर एक टैबलेट डायग्राम प्रिंट हो गया, जो लिटरली उसके अंदर मूव कर रहा था। शाओ चेन को ये सब कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वापस ईस्टर्न सी गया। जब वो वापस किंग के पास पहुंचा तो वहां पूरी तरह मौत का खेल चल रहा था। आसमान से गोल्डन लाइट हर तरफ फैल रही थी। एंसेस्ट्रल ड्रैगन सोल कोलैप्स हो चुकी है, लोगों ने चिल्लाया। सब लोग उन गोल्डन लाइट्स के पीछे भागने लगे थे। कई कल्टिवेटर्स आपस में भिड़ गए। फ्लाइंग स्वॉर्ड्स हवा में नाच रही थीं, खून पानी में मिल रहा था और लाशें समंदर में गिर रही थीं। सबसे ज्यादा इंसेन फाइट तब शुरू हुई जब समंदर के एक हिस्से में एक विशाल गोल्डन ड्रैगन बॉल दिखाई दिया, जो किसी झील जितना बड़ा था। भाई, किसी भी कल्टिवेटर के लिए ये किसी सुप्रीम ड्रीम ट्रेजर से कम नहीं था। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, शाओ चेन ने किंग से कहा, और दोनों उन बिखरी हुई गोल्डन लाइट्स का पीछा करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी उन लाइट्स को पकड़ नहीं पा रहा था। वो सारी लाइट्स सीधा समंदर के गहरे हिस्सों में घुसकर जमीन में अब्जॉर्ब हो रही थी। किंग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया। अंकल, क्या तुमने देखा, ये सारी गोल्डन लाइट्स उन ओवरसीज डिवाइन रेंजेस और इमॉर्टल आइलैंड्स की तरफ जाकर अब्जॉर्ब हो रही हैं। इसका मतलब ये जमीन जरूर किसी बहुत स्पेशल ब्लेसिंग या एनर्जी का सेंटर है। शाओ चेन ने अग्री किया, और तभी किंग के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी स्माइल आई। उसने कहा, अंकल देखो, सारे कल्टिवेटर्स उस ड्रैगन बॉल के पीछे आपस में लड़कर मर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं और सीधे उनके खाली केव अबोर्ड्स में जाकर उनके खजाने लूट लें। शाओ चेन हंस पड़ा। भाई, आखिर उन दोनों का दिमाग एक जैसा ही चलता था। जब वो लोग अपना ये शैतानी प्लान बना ही रहे थे, तभी हवा में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड की आवाज आई। वहां एक पर्पल कपड़े पहने हुए बेहद हैंडसम और नोबल लड़का आया। ये लौंडा देखने से ही लग रहा था जैसे इसमें किसी सुप्रीम टैलेंट और डेंजर का मिक्सचर हो। शाओ चेन की सेंसेस ने उसे तुरंत वार्न किया कि मॉर्टल वर्ल्ड में रिटर्न के बाद ये पहला आदमी है जो सच में एक डेडली खतरा बन सकता है। लिटिल फेरी, हम फिर मिल गए, उस लौंडे ने किंग को देखकर कहा। तो ये हैं शू माउंटेन के यंगर जनरेशन के नंबर 1 टैलेंट देंग्यू। किंग ने कैजुअली स्माइल करते हुए पूछा, आप अपनी सेक्ट की मदद करने क्यों नहीं गए?
वहाँ मेरा कोई खास काम नहीं है। बाय द वे, आपके ये दोस्त कौन है? देंग्यू ने शाओ चेन को घूरते हुए पूछा। ये मेरे फ्रेंड है चेन चन। किंग ने उसे एक फेक नाम बताया। डेंग्यू हल्के से मुस्कुराया और तभी उसने अपनी एक उंगली से डायरेक्टली एक पर्पल स्वॉर्ड एनर्जी शूट कर दी, जो सीधा शाओ चेन की तरफ आई। भाई, ये प्योरली एक टेस्ट अटैक था। लेकिन उस अटैक के पहुंचने से पहले ही किंग बीच में आई और उसने अपनी उंगली से क्रिस्टल क्लियर व्हाइट लोटस फ्लावर बनाया। उस लोटस ने उस स्वॉर्ड एनर्जी से टकराकर उसे पूरी तरह शैटर कर दिया। ब्रदर देंग, ये क्या बदतमीजी है? किंग ने थोड़े गुस्से में पर हंसते हुए पूछा। डेंग्यू ने इमीडिएटली सिंसियरली माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, लोग मुझे स्वॉर्ड मेनियक बुलाते हैं। किसी एक्सपर्ट को देखते ही मेरे अंदर अटैक करने की टेम्पटेशन आ जाती है। तभी किसी ने उसे दूर से आवाज लगाई और वो नोबल लड़का वहां से बो करके चला गया। जब वो गया तो शाओ चेन कंप्लीटली सीरियस हो चुका था। ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हाँ अंकल, किंग ने कैजुअली वॉर्न किया। वो अपनी जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट है। तुम अभी रैपिड प्रोग्रेस पीरियड में हो, प्लीज अभी इससे फाइट मत करना। शाओ चेन समझ गया कि अभी उसके पास डेंग्यू को हराने का लेवल नहीं था। फिर किंग एकदम डेविलिश स्माइल के साथ बोली, वैसे एज फार एज आई नो, डेंग्यू शू माउंटेन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट का हिस्सा है, तो क्यों ना उन्होंने पहले मुझे प्रोवोक किया था और अब उसने तुम्हें अटैक किया, तो आज रात हम उन्हीं के इमॉर्टल आइलैंड पर रेड करें। भाई, दोनों बिल्कुल फुल लुटेरों वाली प्लानिंग कर चुके थे। जब वो लोग दूर से शू माउंटेन के इमॉर्टल आइलैंड के पास पहुंचे, जो किसी पर्ल की तरह समंदर में ग्लो कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि कोई और पहले ही उस आइलैंड पर अटैक करके भाग रहा है। ही किंग डार्क में छिपी हुई मुस्कुरा रही थी। ये तो और भी बढ़िया हो गया। लूनर सेक्ट के लॉन्डो ने उन पर अटैक किया है और अब सारा इल्जाम उनके सर पर आएगा, जबकि असली लूट हम मजा मारेंगे। शाओ चेन भी इस शैतानी मास्टर प्लान पर हंस पड़ा। किंग ने बताया कि उस आइलैंड पर सारे रेयर स्पिरिट हर्ब्स और ट्रेजर्स थे। लेकिन जैसे ही वो लोग अटैक करने के लिए रेडी हो रहे थे, शाओ चेन की बॉडी में दोबारा कुछ अजीब हुआ। उसके अंदर बैठा वो डिलैपिडेटेड स्टोन मैन एक बार फिर से बुरी तरह से थर-थर कांपने लगा। शाओ चेन और किंग अपनी 8 फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके उस आइलैंड से 20 किलोमीटर्स दूर भाग चुके थे। लेकिन तभी उन्हें अपने पीठ पर एक ऐसी बोन पियर्सिंग ठंड फील होती है, जैसे किसी ने 2 हद से ज्यादा तेज तलवारें उनकी रीढ़ की हड्डी पर रख दी हों। ये कोई फिजिकल अटैक नहीं था, ये सिर्फ उस औरत की आंखों की रोशनी थी। भाई, सोच कर देखो, एक इंसान की नज़र में इतनी पावर कैसे हो सकती है? लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, आसमान को चीरते हुए एक ब्लाइंडिंग लाइट उनकी तरफ आई और उनके सामने आकर रुक गई। जब वो रोशनी धुंधली हुई तो समंदर के बिल्कुल ऊपर हवा में एक औरत खड़ी थी। जैसे ही शाओ चेन ने उस औरत का चेहरा देखा, उसके पैर जमीन पर जम गए, उसकी सांसें अटक गईं। वो औरत, वो बिल्कुल वही थी, वही रूशवा जिसे शाओ चेन ने अपने दिल और दिमाग से काटकर निकाल फेंका था। किंग ने धीरे से शाओ चेन के कपड़े को खींचा और विस्पर किया, अंकल, ये वो असली लड़की नहीं है जो उस लोटस में थी, ये सिर्फ उसकी एसेंस एनर्जी से बनी हुई एक प्रोजेक्शन है। शाओ चेन ने हल्का सा नोट किया। हालांकि ये औरत बिल्कुल उसकी फॉर्मल लवर जैसी दिख रही थी, लेकिन शाओ चेन ने अपने इमोशंस को इतनी बुरी तरह मार दिया था कि उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वो बिल्कुल एक आउटसाइडर की तरह ठंडी आवाज में बोला, तुम कौन हो? लेकिन वो एसेंस वाली औरत किसी कोल्ड फेरी की तरह घमंडी थी। उसने शाओ चेन को टोटली इग्नोर किया और सीधा किंग की आंखों में देखकर बोली, आज से तुम मेरे साथ चलोगी। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उस औरत ने हवा में स्पेस को फाड़कर एक चैनल खोला और अपनी पतली जेड लाइक उंगली से किंग की तरफ इशारा किया। शाओ चेन शॉक में था कि ये औरत बिना किसी वार्निंग के सीधा अटैक कर रही है। उसकी ऑरा इतनी भयानक थी कि वो लगभग किसी हाफ मार्शल आर्चर के लेवल की लग रही थी। शाओ चेन ने तुरंत अपना डार्क आयरन सील बाहर निकाला। भाई, ये वही वेपन था जिसने एक बार सचमुच के हाफ मार्शल आर्चर को मार गिराया था। हालांकि अब ये क्रैक हो चुका था और टूटने की कगार पर था, पर इसकी खौफनाक रेप्यूटेशन ही दुश्मनों की पैंट गीली करने के लिए काफी थी। शाओ चेन ने उस सील को शील्ड की तरह आगे किया, किंग को पकड़ा और 8 फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड से 50 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। ऐसे मॉन्स्टर से डायरेक्ट हेड ऑन लड़ना बेवकूफ़ी होती है, भागना ही बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन अगले ही पल वुश, वो औरत स्पेस को चीरते हुए उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। भाई, 8 फेजेस एक्सट्रीम स्पीड को कैच करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, पर इस औरत ने ये कर दिखाया। सुंदर दीदी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? चिंग ने मासूमियत से पूछा। औरत ने चिंग को कोई जवाब नहीं दिया। उसने पहली बार शाओ चेन को देखा और कोल्ड आवाज में बोली, रास्ते से हट जा।
तब तक वो क्रैक्ड डार्क आयन सील वापस शाओचेन के हाथ में आ चुका था और उस पर कुछ और नए क्रैक्स बन चुके थे। तुम इसे क्यों ले जा रही हो? शाओचेन कीकी की तरह अपनी जगह पर अड़ गया। उसके एक हाथ में गोल्डन डिवाइन हैल्बर्ट था और आगे वो डार्क आयन सील फ्लोट कर रहा था। दफा हो जा, उस औरत ने दुश्मनी भरी आवाज में चिल्लाया और अपनी एनर्जी से बनी लंबी स्लीव्स यानी आस्तीन को आगे वेव किया। बैम! डिवाइन हैल्बर्ड और आयन सील की प्रोटेक्शन के बावजूद शाओचेन किसी पत्ते की तरह हवा में कई 100 मीटर दूर जाकर गिरा। शुक्र है उस औरत का इरादा शाओचेन को मारने का नहीं था, बस रास्ते से हटाने का था। चिंगचिंग तुरंत उड़कर शाओचेन के पास आई और उसे सपोर्ट किया। उसे पता था कि शाओचेन अभी इस औरत से नहीं लड़ सकता। उसने उस परछाई जैसी औरत से कहा, प्रीटी एल्डर सिस्टर, मैं आपके साथ चलूंगी, पर प्लीज इन पर दोबारा अटैक मत करना। ठीक है, उस घमंडी औरत ने शाओचेन की तरफ बिना देखे जवाब दिया। तब तक शाओचेन को कंफर्म हो चुका था कि ये औरत रुओशुई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों में आदिकाल यानी एंशिएंट टाइम्स का एक ऐसा दर्द और एक्सपीरियंस था जो एक जवान लड़की में कभी नहीं हो सकता। जब शाओचेन कुछ बोलने वाला था, चिंगचिंग ने जोर से उसका हाथ दबाया। शाओचेन ने फील किया कि चिंगचिंग ने उसके हाथ में चुपके से वो क्लियर स्काई पगोड़ा यानी वो क्रिस्टल टावर थमा दिया था। अंकल, अपना ख्याल रखना, ये चिंगचिंग के आखिरी शब्द थे, इससे पहले कि वो औरत उसे अपने साथ उस स्पेस चैनल में खींच कर ले गई। शाओचेन वहां अकेला खड़ा था। उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और एक गहरा ह्यूमिलिएशन उबल रहा था। वो अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त को किडनैप होते हुए देख रहा था और उसकी पावर इतनी कम थी कि वो उसे रोक तक नहीं पाया। उसने उस क्रिस्टल पगोड़ा को जोर से मुट्ठी में भींच लिया। वो समझ गया था कि चिंगचिंग का इशारा क्या है। वो चाहती थी कि शाओचेन इस पगोड़ा के जरिए उस मिस्टीरियस अंकल, जिसका ये पगोड़ा था, उसकी मदद से चिंगचिंग को बचाए। शाओचेन उड़कर दूर एक डिजर्टेड जगह की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ समंदर की गहराई में वो भयंकर कियोटिक बैटल अभी भी चल रही थी। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका हुआ और वो विशाल गोल्डन ड्रैगन बॉल अंदर से फट गया। उसकी एनर्जी सीधा उन इमॉर्टल आइलैंड्स की तरफ अट्रैक्ट होकर गायब हो गई। सुशांत सेक्ट के कल्टिवेटर्स ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ओल्ड एंसेस्टर ने सही कहा था, हम इसे जबरदस्ती नहीं ले सकते, हमें वेट करना होगा। धीरे धीरे बैटल शांत हुई और समंदर लाशों और खून से भर गया। जब शाओचेन एक सेफ जगह पहुंचा तो उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस यानी कॉन्शियसनेस को उस क्लियर स्काई पगोड़ा के अंदर डाला और बिंगो, उसे पता चल गया कि इस ओवरपावर्ड ट्रेजर को यूज कैसे करना है। लेकिन तभी ब्रदर चेन, हम फिर मिल गए। आसमान से एक पर्पल कपड़े पहना हुआ लौंडा उड़ता हुआ आया। ये वही था, डेंग्यू, सुशांत सेक्ट का नंबर 1 प्रोडिजी। फेरी चिंगचिंग कहाँ गई? डेंग्यू ने घटिया सी स्माइल से पूछा। उसका कुछ काम था, वो चली गई, शाओचेन ने रूखेपन से जवाब दिया। डेंग्यू की स्माइल एक मॉकिंग ग्रिन में बदल गई। क्या बात है, तो चलो, अब जब चिंगचिंग हमें रोकने वाली यहां नहीं है तो क्यों ना हम एक छोटी सी स्पारिंग यानी फाइट कर ले। डेंग्यू खुलेआम शाओचेन का मजाक उड़ा रहा था। उसका मतलब था कि अब तेरी बॉडीगार्ड यहां नहीं है तो तू बचेगा कैसे। शाओचेन ने कामली उसकी आंखों में देखा। तुम निर्वाणा रेल्म यानी ट्रिब्यूलेशन फायर रेल्म में हो ना? हाँ, डेंग्यू ने अकड़ते हुए कहा, और अब तेरे जीने या मरने का फैसला सिर्फ तेरी लक पे डिपेंड करता है। ची। डेंग्यू ने बिना सोचे समझे अपनी पर्पल फ्लाइंग स्वॉर्ड शाओचेन की तरफ फायर कर दी। वो तलवार एक पर्पल रेनबो की तरह आसमान चीरते हुए आई। लेकिन इस बार शाओचेन भागा नहीं, उसके चेहरे पर एक कोल्ड डेविलिश स्माइल आई। उसने अपना हाथ आगे किया और उस थंब साइज क्लियर स्काई पगोड़ा को हवा में रिलीज कर दिया। डैंग! जैसे ही पगोड़ा 1 फुट लंबा हुआ, वो पर्पल स्वॉर्ड से भयंकर तरीके से टकराया। पगोड़ा से अचानक एक प्राइमल केओस यानी एंशिएंट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकली, जिसने उस पर्पल स्वॉर्ड को किसी खिलौने की तरह हवा में उड़ाकर फेंक दिया। डेंग्यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कौन सा ट्रेजर है? उसकी हार्टबीट रॉकेट बन चुकी थी, क्योंकि वो पर्पल स्वॉर्ड सुशांत सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर थी। बिना कोई जवाब दिए शाओचेन ने पगोड़ा को डेंग्यू की तरफ बढ़ा दिया। डेंग्यू ने घबराकर एक ग्रीन जेड निकाला, जिससे हवा में एक विशाल जेडाइट माउंटेन यानी हरे पत्थर का पहाड़ बन गया और उसके आगे शील्ड की तरह खड़ा हो गया। डैंग! कचाक! पगोड़ा ने सीधा उस पहाड़ पर हिट किया और वो पूरा का पूरा पहाड़ किसी कांच की तरह चूर चूर होकर समंदर में गिर गया। प्राइमल केओस की ऑरा अब पूरी हवा में फैलने लगी थी। डेंग्यू समझ गया था कि अब उसकी मौत पक्की है। वो डर के मारे चिल्लाया, आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट टाइम लड़ेंगे।
लड़ना और भागना तुम्हारी मर्जी से होगा, इतना आसान नहीं है, शाओचेन ने हंसकर कहा। लेकिन तभी शाओचेन ने एक ऐसी चीज नोटिस की जिससे उसकी हंसी छूट गई। डेंग्यू का उड़ना अचानक से लड़खड़ाने लगा था। भाई, निर्वाणा रेल्म यानी ट्रिब्यूलेशन फायर रेल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि कल्टीवेशन लेवल कभी-कभी अनस्टेबल हो जाता है, और उस क्लियर स्काई पगोड़ा की प्राइमल केओस एनर्जी ने डेंग्यू की एनर्जी को वक्त से पहले ही टोटली अनस्टेबल कर दिया था। तुम्हारी लक सच में खराब है। शाओचेन अपनी 8 फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड से पलक झपकते ही उस लड़खड़ाते डेंग्यू के बिल्कुल सामने पहुंच गया। बैम! शाओचेन का सीधा हाथ डेंग्यू के गाल पर एक लोहे के हथौड़े की तरह पड़ा। डेंग्यू के मुंह से खून का फव्वारा निकला और वो समंदर की तरफ गिरने लगा। डेंग्यू रोते हुए गुस्से में चिल्लाया, तू! लेकिन शाओचेन कहाँ रुकने वाला था। बैम! एक और पंच सीधा डेंग्यू की नाक पर। कचाक! डेंग्यू की सीधी नाक की हड्डी 2 हिस्सों में टूट गई और खून की धार बहने लगी। भाई, ये एक नंबर 1 प्रोडिजी का एब्सोल्यूट ह्यूमिलिएशन था। एक ट्रिब्यूलेशन फायर रेल्म के इमॉर्टल कल्टिवेटर को एक लो लेवल मार्शल आर्टिस्ट कुत्ते की तरह पीट रहा था। बैंग! शाओचेन की राइट लाक डेंग्यू के पेट पर पड़ी और वो चीखता हुआ हवा में दूर जा गिरा। पाह! एक और भयंकर थप्पड़ जिससे डेंग्यू का सर घूम गया। डेंग्यू ने डेस्परेटली अपनी डिफेंसिव बैटल आर्मर एक्टिवेट की, जो उसके सर से लेकर पांव तक कवर हो गई। इसका कोई फायदा नहीं, मैं बस अभी तक तुझे मारना नहीं चाहता था। शाओचेन ने मौत भरी स्माइल से अपना हैंड ऑफ हेवन रेज किया। बैंग! कचा कचा! शाओचेन का हाथ सीधा डेंग्यू के सीने पर पड़ा। वो इनडिस्ट्रक्टिबल ट्रेजर आर्मर किसी सस्ते प्लास्टिक की तरह टूटकर बिखर गया। डेंग्यू के चेहरे पर एक्सट्रीम टेरर था। रुक जाओ! दूर से सुशांत सेक्ट के 2 मिडिल एज्ड कल्टिवेटर्स चिल्लाते हुए उनकी तरफ उड़कर आए। लेकिन शाओचेन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, उसने डायरेक्टली डेंग्यू की बॉडी पर प्रेस किया। क्रैक! डेंग्यू की बॉडी की सारी हड्डियां एक ही सेकंड में टूट गईं और उसके अंदर की युआन यिंग यानी कल्टिवेशन कोर ब्लास्ट हो गई। डेंग्यू की आत्मा पूरी तरह निचोड़ ली गई थी। वो किसी बेजान लाश की तरह समंदर में गिरने लगा। शाओचेन ने तुरंत पगोड़ा निकाला और उसे अंदर कैद कर लिया। तुमने ये क्या किया? वो दोनों कल्टीवेटर्स गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। मैं अपने दुश्मनों पर दया नहीं करता, मैं अपने फ्यूचर के लिए कोई खतरा जिंदा नहीं छोड़ता, शाओचेन बिल्कुल ठंडी आवाज में बोला। एक कल्टीवेटर ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और स्वॉर्ड की का तूफान शाओचेन की तरफ छोड़ दिया, लेकिन शाओचेन मुस्कुराया। उसने अपना क्लियर स्काई पगोड़ा हवा में उछाला। पगोड़ा तेजी से बड़ा हुआ और उसमें से एक ऐसी प्राइमल केओस एनर्जी निकली जिसने आसमान और जमीन को ढक लिया। आह! वो पहला कल्टीवेटर चिल्लाया, पर पगोड़ा की एनर्जी ने उसे किसी काले जादू की तरह अपने अंदर सक कर लिया। पगोड़ा वापस श्रिंक होकर शाओचेन के हाथ में आ गया। ये देखकर दूसरा कल्टीवेटर डर के मारे थरथर कांपने लगा। ये लेजेंडरी क्लियर स्काई पगोड़ा है? ये कैसे पॉसिबल है? वो चिल्लाता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। क्लियर स्काई पगोड़ा वापस आ गया है। शाओचेन चाहता तो उसे भी कैद कर लेता, पर उसने दिमाग लगाया। वो चाहता था कि ये न्यूज़ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैले, ताकि वो मिस्टीरियस अंकल खुद इसे ढूंढता हुआ है। और उसका प्लान काम कर गया। आधे महीने बाद एक डेजर्टेड आइलैंड पर शाओचेन के सामने वही अर्थली मॉन्स्टर अंकल प्रकट हो गया। उस बूढ़े के सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, कपड़े बिल्कुल भिखारियों जैसे थे और चेहरे पर एक बच्चों जैसी ऑप्टिमिस्टिक हंसी थी। लेकिन उसकी पावर, वो एक अनंत समंदर जैसी डीप और स्पेस जैसी एम्प्टी फील हो रही थी। बेटे, तूने मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत मेहनत की। क्या मेरी प्यारी डिसाइपल के साथ कुछ बुरा हुआ है? उस बूढ़े ने अपनी वाइस समझदार आंखों से शाओचेन को देखते हुए पूछा। शाओचेन ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे पूरी स्टोरी बता दी। बूढ़े के माथे पर शिकन आ गई। उस औरत से तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भिड़ने की हिम्मत नहीं करता, पर कोई बात नहीं, अगर वो अनरीजनेबल हुई तो तेरा ये बूढ़ा उसके साथ 2-4 हाथ कर लेगा। चलो मेरी डिसाइपल को वापस लाते हैं। बूढ़े ने कैजुअली हवा में एक स्पेस टनल फाड़ा, शाओचेन को खींचकर अंदर लिया और अगले ही सेकंड वो दोनों किसी अलग ही इमॉर्टल आइलैंड के आसमान में थे। ये शुशान आइलैंड तो नहीं है? शाओचेन ने कंफ्यूज होकर कहा। मुझे पता है, बूढ़े ने सीरियस होकर कहा। ऐसे टोटल 9 आइलैंड्स हैं, जिनमें पोर्टल्स हैं जो सीधा उस डायमेंशन में खुलते हैं जहां वो औरत है। ये 9 आइलैंड्स कल्टीवेशन वर्ल्ड के 9 सबसे बड़े सेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो औरत हेवन ब्रिज को गार्ड करती है, ताकि कल्टीवेशन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड कनेक्ट रह सके। दोनों ने उस आइलैंड के पोर्टल में एंटर किया और पलक झपकते ही वही डायमेंशन में पहुंच गए जहां वो विशाल 12th ग्रेड लोटस रखा था।
बुढ़े ने उस लोटस को देखते ही शौक से कहा, उसने सच में 12th ग्रेड लोटस ढूंढ लिया। ये इमॉर्टल वर्ल्ड के बुद्धा के ट्रेजर से भी पावरफुल है, क्योंकि ये अभी भी ग्रो कर रहा है। मैं समझ गया, ये औरत इस ग्रो करते हुए लोटस की एनर्जी का यूज करके अपनी 4 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को नरिश करना चाहती है। लेकिन तभी उस लोटस के अंदर से एक ऐसी मौत जैसी ठंडी आवाज आई जिसने दोनों का खून जमा दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। वहां का नज़ारा किसी डिवाइन ड्रीम जैसा था। झील के बीचों बीच एक विशाल अज़्योर लोटस नीला कमल खिला हुआ था, जो इतना बड़ा था कि उसकी पत्तों ने एक जायंट अम्ब्रेला की तरह पूरे आसमान और सूरज को ढक लिया था। उसके फूल किसी कलरफुल जेड की तरह चमक रहे थे और वहां की हवा में एक ऐसी महक थी जो किसी को हिप्नोटाइज कर दे। उस जायंट लोटस की पत्तियों के बीच फेंटली दिख रहा था वो लेजेंडरी 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म। ये कोई आम लोटस नहीं था भाई, इसकी एग्जिस्टेंस से ही पूरे स्पेस में डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी के रिपल्स बन रहे थे। वहां का जर्रा जर्रा होली हो चुका था। वो बिखरे बालों वाला अर्थली मॉन्स्टर अंकल आगे बढ़ा। उसने कैजुअली हंसते हुए उस जायंट लोटस की तरफ अपने हाथ जोड़े और पूछा, क्या डिविनिस हमेशा से ऐसी ही ठीक ठाक थी? लोटस के अंदर से बहुत ही ठंडी, एरोगेंट और पियर्सिंग आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यू बुढ़े गवार? बुढ़ा बिल्कुल नहीं घबराया। उसने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी डिसाइपल को लेने आया हूँ। डिविनिस, प्लीज़ मेरी डिसाइपल को जाने दो। अगर उसके बदले आपको मेरी कोई और मदद चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। तुम्हारी डिसाइपल? आवाज में एक मॉकिंग टोन थी। हाँ, वही लड़की जिसे आज होली डॉटर यानी कि तुमने किडनैप किया है। वुश! अचानक उस विशाल लोटस से ब्लाइंडिंग मल्टी कलर्ड लाइट्स निकली। वो अम्ब्रेला जैसी जायंट पत्तियां साइड में हटी और झील का पिछला हिस्सा सामने आ गया। वहां का नज़ारा देखकर शाओ चैन की सांसें अटक गईं। उस झील के एक ग्रीन जेड जैसे लोटस लीफ पर किंकिंग लेटी हुई थी। वो बिल्कुल डीपली बेहोश थी, जैसे किसी ने उसे मौत की नींद सुला दी हो। लेकिन उसके आसपास जो हो रहा था वो और भी शॉकिंग था। किंकिंग के चारों ओर दुनिया के सबसे सुप्रीम स्पिरिचुअल ट्रेजर्स फ्लोट कर रहे थे। हेवनली डिएटी फ्रूट, 9 लीफ जेड जोइसिया, ड्रैगन लंग ऑर्किड, पर्पल गोल्ड जिनसेंग किंग, ये सब वही रेयर अर्ब्स थीं जो शाओ चैन और किंकिंग ने चुराई थी। और इन सभी ट्रेजर से स्पिरिचुअल एनर्जी किसी नदिया की तरह निकलकर सीधा किंकिंग की बॉडी में अब्जॉर्ब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 100 नदियां मिलकर एक समंदर में जा रही हों। तुम उसकी बात कर रहे हो। आवाज़ और ठंडी हो गई। इस लड़की की बॉडी हिस्ट्री में रेयरली ही देखने को मिलती है। मैं इसे एक स्टेप और आगे ले जाना चाहती हूँ। बुढ़े ने वापस मुस्कुराकर कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद डिविनिस। मैं अपनी डिसाइपल की तरफ से आपको थैंक यू कहता हूँ। ओल्ड बारबेरियन, मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ। इस आवाज़ ने एक मौत का फरमान सुनाते हुए कहा, ये बॉडी सच में बहुत परफेक्ट है। ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्टली सूट करेगी। ये सुनते ही उस बुढ़े के चेहरे से स्माइल टोटली गायब हो गई। उसकी आवाज़ ठंडी पड़ गई। क्या 10th लेडी इतनी हार्टलेस हो चुकी है? मैंने पहले ही कहा, वो मेरी डिसाइपल है। औरत ने बुरी तरह मॉकिंग हंसी हंसी। अगर तुम्हारे पास डिसाइपल नहीं है तो कोई और बना लो। इस एहसान के बदले मैं तुम्हें फ्यूचर में रिवॉर्ड करूंगी। और वैसे भी किसने कहा कि ये तुम्हारी डिसाइपल है? ये लड़की तो कल्टीवेटर तक नहीं है। और तभी उस औरत ने अपनी आवाज़ कंडेंस करके सीधा शाओ चैन के कानों में एक ठंडर की तरह मारी। ब्रैट, तो तूने रीइंफोर्समेंट्स बुलाई हैं? बुढ़ा गुस्से में आग बबूला हो गया। होली लेडी, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो। वो एक्सप्लिसिटली मेरी नई डिसाइपल है। क्या तुम्हारे लिए उसकी बॉडी पर कब्जा करना इतना ज़रूरी हो गया है? क्यों? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? औरत की आवाज़ में सुपीरियॉरिटी थी। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्होंने मेरी ट्रू फॉर्म देखी है। बूढ़ा कुछ देर शांत रहा, उस अज़्योर लोटस को घूरता रहा और फिर डीप साई लेते हुए बोला, तो ऐसी बात है, मैं समझ गया। अब मैं तुम्हें गॉडेस अज़्योर लोटस बुला सकता हूँ। तभी उस झील में रोशनी का एक तूफान आया। वो विशाल लोटस हिला और पलक झपकते ही वहां एक बेहद खूबसूरत औरत प्रकट हो गई। भाई, उसकी अपीयरेंस ऐसी थी जैसे पानी की तरह क्लियर या किसी डिवाइन पेंटिंग से निकली हुई फेरी। लेकिन उसकी खूबसूरती में एक ही फ्लॉ यानी कि कमी थी, उसकी आंखें। उसकी आंखें इतनी शार्प और अप्रेसिव थीं जैसे दो चमकती हुई तलवारें तुम्हारी रूह को काट रही हों। और उसके पैरों के नीचे वही 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म था जो किसी क्राउन की तरह ग्लो कर रहा था। उसके हाथ में ग्लोइंग लोटस फ्लावर था और उसने ग्रीन जेड की ड्रेस पहनी थी। ये औरत मौत और खूबसूरती का परफेक्ट मिक्सचर थी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बाहर है, बुद्धा सीरियसली बोला। किसी ने नहीं सोचा होगा कि होली लेडी एक ऐसी पथ चुनेगी जिस पर चलने की हिम्मत कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता।
हेवनली कनेक्शन रेल्म पर पहुंचने के बाद भी तुमने अपनी बॉडी को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बल्कि तुमने अपनी असली बॉडी को ही एक ट्रेजर यानी वेपन में कल्टिवेट कर लिया और अपनी प्राइमोरियल स्पिरिट को एक नए इंसानी जिस्म रुओ शुई में डाल दिया। भाई, ये रेवलेशन दिमाग फाड़ने वाला था। अज्योर लोटस गॉडेस ने डेलिबरेटली ह्यूमन फॉर्म नहीं ली थी, बल्कि अपनी एंशिएंट ओरिजिनल लोटस बॉडी को ही उसने एक सुप्रीम वेपन बना लिया था और अपनी आत्मा को किसी परफेक्ट ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट कर रही थी। गॉडेस ने ठंडे दिमाग से स्नॉट किया। जब तुम सब जानते ही हो तो समझ जाओ कि मुझे एक परफेक्ट बॉडी की ज़रूरत है। फर्क नहीं पड़ता ये तुम्हारी डिसाइपल है या नहीं। आज से मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास तो पहले से ही एक लगभग परफेक्ट बॉडी है, रुओ शुई की बॉडी है। मेरी डिसाइपल को जाने दो। बुद्धा भी अब अपनी जिद पर आ गया था। गॉडेस अज्योर लोटस, मुझे फोर्स मत करो। मैं अपनी नई डिसाइपल को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। बुद्धे की ऑरा अचानक से बदलने लगी। मुझे एक्सट्रीम पर मत धकेलो। ये सब सुनने के बाद शाओ चैन का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसके सीने में अचानक से एक ऐसी दर्दनाक आवाज़ गूंजी जो उसने सालों से दबा रखी थी। उसे आखिरकार समझ आ गया था। तू तू बुद्धि चुड़ैल, ओल्ड विच! शाओ चैन गुस्से से पागल होकर चिल्लाया। उसकी आवाज़ में डीप पेन था। तूने रुओ शुई को मारा और उसकी बॉडी चुरा ली? भाई, उस औरत का रुओ शुई जैसा दिखना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इस गॉडेस अज्योर लोटस ने एक्चुअली रुओ शुई को मारकर उसकी बॉडी पर कब्जा किया था और अब वो उस बॉडी को छोड़कर चिंगचिंग की इस रेरर बॉडी में अपनी आत्मा ट्रांसफर करने वाली थी। लेकिन गॉडेस अज्योर लोटस ने शाओ चैन की तरफ देखा तक नहीं। उसके लेवल पर मॉर्टल्स और नॉर्मल कल्टिवेटर्स किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं थे। वो सीधा उस बुद्धे को घूर रही थी। बुद्धे की आंखों से 2 डिवाइन लाइट्स निकली। गॉडेस, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी डिसाइपल को जाने दो। इम्पॉसिबल, गॉडेस ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। तुम इस तरह बुली करोगी तो मैं अब पोलाइट नहीं रहूंगा। बुद्धे ने डीपली सांस ली और अगले ही पल बूम! बुद्धे का वो इजी गोइंग लापरवाह नेचर कंप्लीटली गायब हो गया। उसकी जगह वहां एक ऐसी ऑप्रेसिव एनर्जी फैल गई जैसे कोई आसमान को चीरने वाला विशाल गॉड जमीन पर उतर आया हो। ओल्ड बारबेरियन, क्या तू मेरी 4 तलवारों का पावर टेस्ट करना चाहता है? गॉडेस अज्योर लोटस की आवाज़ एब्सोल्युटली फ्रीजिंग थी। मैं ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, बुद्धे ने स्माइल करते हुए कहा। और फिर बुद्धे ने अपना हाथ पीछे वेव किया। शाओ चैन की पॉकेट में रखा वो थंब साइज्ड क्लियर स्काई पगोड़ा उड़कर सीधा बुद्धे के हाथ में आ गया। बुद्धे ने उस पर हल्के से टैप किया। पगोड़ा ब्लाइंडिंग रोशनी से चमका, कंटिन्यूसली हिला और उसने अपनी इंटरनल 9 लेयर्स की सील्स को तोड़ दिया। पगोड़ा हवा में स्पिन करते हुए बुद्धे के सर के ऊपर फ्लोट करने लगा और उसमें से एक ऐसी हेजी प्राइमोर्डियल एनर्जी यानी प्राइमल केओस निकली जिसने वहां के स्पेस को थरथरा दिया। इस पगोड़ा की ओरिजिनल फुल पावर आखिरकार अनलॉक हो चुकी थी। गॉडेस अज्योर लोटस की एक्सप्रेशन पहली बार सीरियस हुई। लेजेंडरी क्लियर स्काई पगोड़ा, जिसने पास्ट में कल्टीवेशन वर्ल्ड को खून से नहला दिया था। इसने अकेले 5 सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया था और 3 हाफ स्टेप एंसेस्टर्स को कैद किया था। आज इसे लाइव देखना मेरा सौभाग्य है। शाओ चैन शॉक में था। अब उसे समझ आया कि बाहर वो कल्टीवेटर्स क्लियर स्काई का नाम सुनते ही पैंट क्यों गीली कर रहे थे। ये पगोड़ा एक एपोकलिप्टिक वेपन था। लेकिन गॉडेस अज्योर लोटस भी पीछे नहीं हटने वाली थी। उसके आसपास अचानक से 4 एंशिएंट स्वॉर्ड्स प्रकट हुईं और उन्होंने चारों दिशाओं को गार्ड कर लिया। उनकी डैज़लिंग स्वॉर्ड लाइट आसमान चीर रही थी। शाओ चैन की आंखें फटी रह गईं। ये 4 तलवारें, ये एग्जैक्टली उन 24 तलवारों जैसी थीं जो उसने इमॉर्टल रेल में देखी थीं। ये डेफिनेटली एक ही सेट का हिस्सा थीं। बुद्धे की आंखों से ठंडी बिजली निकली। तो ये तेरा गेम है। तो उस 12th लोटस थ्रोन को ढूंढ रही थी ताकि तो इन 4 तलवारों को नरिश कर सके। तूने डेलिबरेटली ह्यूमन फॉर्म नहीं ली थी क्योंकि तू अपनी ओरिजिनल लोटस बॉडी से इन मौत की तलवारों को पाल रही थी। गॉडेस बिटरली हंसी। लेजेंड कहता है कि इन बैटल स्वर्ड्स का असली पावर तभी निकलता है जब ये सारी 24 इकट्ठी हो जाएं, पर मैं इनके कर्स को अकेले ही तोड़ दूंगी। बुद्धा हंसा। लगता है तुझे कभी सारी तलवारें नहीं मिलेंगी। क्या तुझे पता है डायन नंबर्स के हिसाब से टोटल कितनी तलवारें एग्जिस्ट करती हैं? गॉडेस को लॉजिक समझ नहीं आया। लेट्स डू इट, आजा भिड़ ले, उसने चिल्लाया। गॉडेस अपने 12th लोटस थ्रोन पर आगे बढ़ी। उन 4 तलवारों ने ऐसी केओटिक स्वॉर्ड की शूट की जो डायरेक्टली रियलिटी को फाड़ रही थी। बुद्धा भी पीछे नहीं हटा। क्लियर स्काई पगोड़ा ने आसमान और जमीन को ढकने वाली लाइट बीम्स शूट की जो सीधा गॉडेस पर चार्ज हुईं। बूम! दोनों हाफ मार्शल आर्टिस्ट्स का क्लैश किसी कॉस्मिक सुनामी की तरह था।
उनकी पावर ने इंस्टेंटली उस डिमेंशनल स्पेस को पंक्चर कर दिया और ऊपर का वॉइड शैटर होते ही उन्हें बाहर का नीला आसमान और समुद्र दिखने लगा। वो दोनों मॉन्स्टर्स उस डिमेंशन से उड़कर बाहर ईस्टर्न सी पर आ गए। उनकी बैटल से लिटरली दुनिया का एंड होता हुआ लग रहा था। समुद्र की लहरें आसमान तक उड़ रही थी और पानी सीधा 9th हेवन में जा रहा था। शाओ चेन उस टूटे हुए स्पेस डिमेंशन के एग्जिट के पास रुका और आसमान में चल रही उस गॉड लेवल बैटल को देखने लगा। एक हाफ मार्शल आर्टिस्ट की ताकत उसकी सोच से परे थी। बाहर जब कुछ दूर खड़े कल्टिवेटर्स इस बैटल को देखने आए तो गॉडेस ग्रीन लोटस ने अपनी स्लीव एक बार हवा में लहराई और सैकड़ों कल्टिवेटर्स पलक झपकते ही एशेज में बदल गए, बिना किसी एफर्ट के। शाओ चेन अब समझ गया था कि ये औरत सबको एंट्स यानी कीड़े समझती थी। उसके सीने में दुख और गुस्से का लावा उबल रहा था। रुओ शुई, उस मासूम लड़की को इस चुड़ैल ने मार दिया और अब उसकी बॉडी ये यूज कर रही थी। आसमान में वो 4 तलवारें माउंटेन जितनी मोटी स्वॉर्ड लाइट फेंक रही थी। हर अटैक दुनिया को फाड़ रहा था, लेकिन क्लियर स्काई पगोड़ा भी किसी से कम नहीं था। बुद्धा उस पगोड़ा से हजारों ऐसी लाइट बीम्स फायर कर रहा था जो उस केओटिक स्वॉर्ड लाइट को हवा में ही शैटर कर रही थी। लेकिन गॉडेस स्लोली अपर हैंड ले रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास उन 4 सुप्रीम ऑफेंसिव स्वॉर्ड्स के साथ वो 12th लोटस प्लेटफॉर्म था जो अल्टीमेट डिफेंस दे रहा था। और इतना ही नहीं, उसके बॉडी से 9 ग्रीन डिवाइन लोटस लीव्स निकलकर सीधा बुद्धे पर अटैक कर रही थी। बुद्धा अपने पगोड़ा से सिर्फ डिफेंड कर पा रहा था, वो ऑफेंसिव अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि अपोनेंट के पास 3 सुप्रीम ट्रेजर्स थे। जब बुद्धा चारों तरफ से स्वॉर्ड लाइट में घिर गया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने एक लंबा रोर यानी दहाड़ मारा और अपने हाथों को समुद्र की तरफ वेव किया और भाई अगले ही सेकंड समुद्र की गहराई से एक पहाड़, एक लिटरल डिवाइन माउंटेन पानी चीरते हुए आसमान में उड़ गया। बुद्धा ओवरसीज के उन आइलैंड्स और माउंटेन्स को बॉटम से उखाड़कर उन्हें इंस्टेंट मैजिक ट्रेजर्स में रिफाइन कर रहा था और गॉडेस पर मिसाइल की तरह फायर कर रहा था। ये लेवल ऑफ पावर लिटरली इनसेन थी। पहाड़ों को उखाड़ना और समंदर को रिफाइन करना। गॉडेस अज्योर लोटस ये देखकर बोली, ताइहाओ, तू सच में एक डिफरेंट काइंड का कल्टिवेटर है, या कहूं कि तू एक चीप प्रैक्टिशनर है। बुद्धे ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, कल्टिवेटर्स ओरिजिनली उन इममेमोरियल चीप प्रैक्टिशनर्स से ही तो पैदा हुए थे। मैं बस उन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल इंसान हूं। लेकिन शाओ चैन के लिए ये पावर नहीं, बल्कि उस बुद्धे का नाम सबसे बड़ा शौक था। ताइहाओ? शाओ चैन का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये बुद्धा, ये मैसी बालों वाला अर्ली मॉन्स्टर अंकल कोई आम इमॉर्टल नहीं था। ये लिटरली लेजेंड ऑफ लेजेंड्स ताइहाओ था। उस आइसोलेटेड डायमेंशन में जहां गॉडेस अज्योर लोटस और ताइहाओ आमने सामने खड़े हैं। देखने दे मुझे कि एक ची वॉरियर के रूप में तू कितना ताकतवर है, ताइहाओ ने एक फियरलेस स्माइल के साथ कहा। गॉडेस अज्योर लोटस ने बुरी तरह स्नीयर किया। उसकी मर्डरस ऑरा इतनी भयंकर थी कि वो आदिकाल के जायंट मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके आसपास फ्लोट कर रही 4 तलवारें अचानक से हजारों मीटर लंबी रोशनी की किरणों में बदल गईं। उन्होंने हवा में एक गॉड लेवल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाया और सीधा ताइहाओ पर स्लैश किया। भाई, इस एक अटैक से पूरे समंदर में तूफान आ गया। लेकिन ताइहाओ भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसने अर्थ की एनर्जी वेन्स को डायरेक्टली समंदर की गहराई से खींचा और हवा में पहाड़ जितनी मोटी और विशाल स्वॉर्ड रेस क्रिएट कर दी। ताइहाओ की स्वॉर्ड रेज और गॉडेस की 4 तलवारें जब आपस में टकराईं तो वहां का स्पेस वॉइड कंप्लीटली शैटर हो गया। डैजलिंग लाइट और मौत के उस ऑरा ने समंदर में खड़े हर एक प्रैक्टिशनर की रूह कांपा दी। लेकिन सच तो ये था कि अर्थ की एनर्जी कितनी भी एंडलेस क्यों ना हो, उन 4 सुप्रीम स्वॉर्ड्स का लगातार आसमान फाड़ने वाला अटैक रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर ताइहाओ के सर के ऊपर वो क्लियर स्काई पगोड़ा, हाओटियान पगोड़ा नहीं होता तो वो उस पियरलेस स्वॉर्ड एज से कब का 2 टुकड़ों में कट गया होता। पगोड़ा से निकलने वाली केओटिक ची ने ताइहाओ की बॉडी को एक धुंधले हेजी इल्यूजन में कवर कर रखा था, जैसे वो इस टाइम स्पेस में हो ही ना। लेकिन गॉडेस कहाँ रुकने वाली थी? उसने अपने 9 ग्रीन जेड लोटस लीव्स, कमल के पत्ते हवा में उड़ा दिए। हर एक पत्ता एक विशाल हरे बादल, ग्रीन क्लाउड की तरह आसमान को ढक रहा था।
जैसे ही वो पत्ते वाइब्रेट होते, ताइहाओ के बनाए हुए सारे डिवाइन माउंटेन्स चूर चूर होकर समंदर में गिरने लगते। ताइहाओ समंदर की गहराई से दर्जनों माइल्स लंबी डिवाइन वेन्स को उखाड़कर उन्हें मैजिक वेपन्स में रिफाइन कर रहा था। लेकिन उन 9 जेड लीव्स के उस इमेंस प्रेशर के सामने वो सारे पहाड़ और बोल्डर्स तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे। ताइहाओ धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा था। समंदर से उठने वाले एंशंट माउंटेन्स की गिनती कम होने लगी थी, और इस डिस्ट्रक्शन के बीच शाओचेन का दिमाग लिटरली फटने वाला था। ताइहाओ? ये बुद्धा ताइहाओ है? शाओचेन हिस्ट्री जानता था। मिथोलॉजीज के हिसाब से फुशी को ही ताइहाओ कहा जाता था। फुशी, जो सभी किंग्स का हेड था, ह्यूमैनिटी का एंसेस्टर, एक असली एल्डर गॉड। लेकिन क्लियर था कि ये बुद्धा एल्डर गॉड नहीं था, वरना गॉडेस इसे ओल्ड बारबेरियन क्यों बुलाती। शाओचेन ने अपना दिमाग दौड़ाया। प्री क्विन डायनेस्टी की ऑथेंटिक एंशिएंट बुक्स में ताइहाओ और फुशी दोनों अलग अलग थे। ताइहाओ एंशिएंट डोंगही ट्राइब का लीडर और एंशिएंट ची रिफाइनमेंट कल्टिवेटर्स से उसका बहुत गहरा नाता था। ये तो बाद में वेस्टर्न हान डायनेस्टी के टाइम पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए ताइहाओ और फुशी को एक ही इंसान बता दिया था। शाओचेन की रिस्पेक्ट इस बुद्धे के लिए और बढ़ गई। ये लेजेंडरी एंशिएंट ताइहाओ था, ग्लोरियस शैंग डायनेस्टी का सोर्स। लेकिन फाइट में ताइहाओ बुरी तरह पिटने लगा। ची ची, आसमान में उन 4 तलवारों की रोशनी और ब्राइट हो गई। डैंग 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 डैंग, तलवारों ने डायरेक्ट हाओटियन पगोड़ा पर स्ट्राइक किया, जिससे ऐसी शॉकवेव निकली कि समंदर का पानी उल्टी दिशा में आसमान की तरफ फमवारों की तरह फट पड़ा। गॉडेस अज्योर लोटस किसी चीट कोड के समान थी। एक नॉर्मल हाफ एंसेस्टर के पास सिर्फ एक सुप्रीम ट्रेजर होता है, लेकिन इस चुड़ैल के पास हाओटियन पगोड़ा जितना ताकतवर 12th लोटस प्लेटफॉर्म था। उसके अलावा 4 सुप्रीम स्वॉर्ड्स थीं और 9 डिवाइन लोटस लीव्स भी थीं। शाओचेन समझ गया कि ताइहाओ अकेला नहीं जीत पाएगा। सीनियर ताइहाओ, कैच! शाओचेन ने उस डायमेंशनल स्पेस के एग्जिट से चिल्लाया और उसने अपना गोल्डन हैलबर्ड और ब्लैक आयरन सील ताइहाओ की तरफ फेंक दिया। दोनों डेमोनिक वेपन्स हवा में जाते ही गुस्से से ग्रम्बल करने लगे। ताइहाओ की आंखों में रोशनी आई। उसने स्पेस टनल खोला और दोनों वेपन्स पकड़ लिए, लेकिन अगले ही पल उसके माथे पर शिकन आ गई। ये वेपन्स बहुत डेडली हैं, पर इनकी हालत इतनी बुरी है कि ये अपनी ओरिजिनल पावर यूज नहीं कर सकते। और वही हुआ। जैसे ही ताइहाओ ने उन्हें उन 4 तलवारों से क्लैश करवाया, गोल्डन हैलबर्ड लगभग टूटने वाला हो गया और ब्लैक आयरन सील उन 9 लोटस लीव्स की रोशनी के आगे शैटर होने की कगार पर आ गया। मदरफकर, इट हर्ट्स सो मच! डैम इट! दोनों डेमोनिक वेपन्स रोते चिल्लाते हुए खुद ही स्पेस ब्रेक करके वापस शाओचेन के पास भाग आए। ताइहाओ और गॉडेस अज्योर लोटस दोनों बुरी तरह चौंक गए कि इन वेपन्स के स्पिरिट सील नहीं थे। ओल्ड बारबेरियन, जब तक तेरे पास एक सुप्रीम स्वॉर्ड नहीं है, तू मुझे नहीं हरा सकता। गॉडेस ने एरोगेंटली स्नॉट किया और अटैक रोक दिया। इनके लेवल पर जब तक कोई डीपली सील ना हो, उसे मारना इम्पॉसिबल है। ताइहाओ डीपली शांत हो गया। वो किंग को छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसके पास इन तलवारों का काउंटर नहीं था। शाओचेन का दिमाग भी तेजी से चल रहा था। उसके पास 24 वॉर स्वॉर्ड्स थीं, पर वो इमॉर्टल रेल्म में सील्ड थीं। उसके अंदर बैठा ब्रोकन स्टोन मैन तो और भी जिद्दी था। वो बाहर आने से रहा। एक हाफ मार्शल एंसेस्टर से भिड़ने के लिए पावर कहाँ से लाए? तभी शाओचेन के दिमाग में एक ऐसी क्रेजी, पागलपन वाली आइडिया आई जिसने उसके खुद के रोंगटे खड़े कर दिए। इमॉर्टल रेल्म, मुझे वहां से फौज उधार लेनी पड़ेगी। चियू, तोंगतियन, बुद्धा, मैं उन्हें यहां लाऊंगा। रुआसुई का ख्याल आते ही शाओचेन के दिल में एक अजीब सा, बहुत ही गहरा दर्द उठा। उसने अपने दिमाग से उसे निकाल दिया था, पर फिर ये दर्द क्यों? उसे इस बुढ़ी चुड़ैल की जान लेकर रहना था। शाओचेन ने हेवी हार्ट के साथ किंग की तरफ आखिरी बार देखा और एग्जिट से बाहर निकलकर ताइहाओ पर चिल्लाया, सीनियर, लेट्स गो। ताइहाओ हैरान था कि शाओचेन ने गिव अप कैसे कर दिया, पर उसने शाओचेन की आंखों में कुछ बड़ा प्लान देख लिया था। वो चुपचाप उसके पास आ गया। ओल्ड बारबेरियन, तू समझदार निकला। एक डिसाइपल ही तो थी, नहीं बना लेना। ये एहसान में याद रखूंगी।
गॉडेस ने अपनी आदत के अनुसार कमीनेपन से स्माइल किया। शाओ चेन ने उस रुआ सुई जैसी दिखने वाली बॉडी को देखा, एक गहरा दर्द महसूस किया और ताइहाओ के साथ वहां से दूर निकल गया। सीनियर, उस बुढ़ी चुड़ैल ने बॉडी टेक ओवर कर ली है, तो क्या ओरिजिनल आत्मा कंप्लीटली मर चुकी है? शाओ चेन ने दबे हुए दुख से पूछा। ताइहाओ ने नॉड किया। उसने क्लियरली ओरिजिनल स्पिरिचुअल सेंस को इरेज कर दिया होगा, वरना वो टेक ओवर कैसे करती? ये सुनते ही शाओ चेन का दिल टूट गया, पर उसका गुस्सा वॉल्केनो की तरह उबलने लगा। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कची हो गईं कि उसके नकल सफ़ेद पड़ गए। मैं इस ओल्ड डिमोनिक वुमन की जान लेकर रहूंगा। तेरे पास कोई प्लान है, वरना किंग भी जल्दी मर जाएगी, ताइहाओ ने वार्निंग दी। है, पर पहले सीनियर आपको मेरे साथ 9 प्रोविंसेस चलना होगा। 9 प्रोविंसेस? ताइहाओ ने फ्राउन किया। वो जगह टोटली सील्ड है, वहाँ इमॉर्टल रेल्म से ऊपर के किसी भी कल्टीवेटर की पावर ड्रेन होकर आधी रह जाती है। लेकिन किंग की लाइफ बचाने के लिए ताइहाओ बिना किसी हेजिटेशन के उस सील्ड एरिया की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो 9 प्रोविंसेस के आसमान में थे और एक्सपेक्टेडली ताइहाओ का प्रेशर बहुत कम हो चुका था। तेरा आइडिया क्या है? मैं इमॉर्टल रेल्म एंटर करके ट्रूप सुधार लाऊंगा, शाओ चेन ने सॉलिड आवाज में कहा। तो इमॉर्टल रेल्म आएगा जाएगा कैसे? ताइहाओ ने पूछा। शाओ चेन ने अपनी कलाई यानी रिस्ट पर पहना हुआ वो पर्पल जेड ब्रेसलेट हिलाया। ये उसकी चाबी है। ताइहाओ ने फोकस किया। माउंट लू का वाटरफॉल एक पोर्टल है, पर इस ब्रेसलेट के बिना कोई डिमेंशन क्रॉस नहीं कर सकता। चलो माउंट लू चलते हैं। दोनों पलक झपकते ही माउंट लू के उस विशाल 3000 फीट नीचे गिरते हुए वाटरफॉल के सामने थे। ताइहाओ ने अचानक एक तरफ की रॉक वॉल की तरफ पॉइंट किया और चिल्लाया, बाहर निकलकर मुझसे मिल। रॉक ब्रेक हुई और उसमें से वही झुकी हुई कमर वाला बुढ़ा टोंगहू बाहर आया। आप कौन है? टोंगहू समझ गया था कि ताइहाओ कोई मजाक नहीं है, लेकिन ताइहाओ ने जवाब देने की जगह सीधा अपना क्लियर स्काई पगोड़ा बाहर निकाल लिया। पगोड़ा से हेजी प्राइमल केओस एनर्जी निकली और उसने टोंगहू को पूरी तरह एनवेलप कर लिया। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर शाओ चेन हवा की तरह तेज 8 फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड से उस वाटरफॉल के पास गया। उसने अपने ब्रेसलेट से स्पेस को स्लैश किया और वहां सीधा ड्रैगन आइलैंड का पोर्टल खुल गया। सीनियर, मैं बहुत लंबे टाइम के लिए गायब होने वाला हूं, प्लीज उस औरत को डीले करना, किंग को कुछ होने मत देना, शाओ चेन चिल्लाकर बोला। चिंता मत कर, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, ताइहाओ ने प्रॉमिस किया। टोंगहू गुस्से में रॉर करता रहा, पर शाओ चेन पोर्टल के अंदर कूद गया और अगले ही सेकंड पोर्टल सील हो गया। पोर्टल के अंदर टाइम और स्पेस दोनों किसी अजीब डिसऑर्डर में थे। ऐसा लग रहा था जैसे शाओ चेन किसी टाइम रिवर में तेजी से आगे बह रहा हो। आखिरकार एक रोशनी आई और उसके फेस पर एक एंशिएंट डेजिलेट यानी वीरान हवा का झोंका लगा। ये ड्रैगन आइलैंड की वही फेमिलियर मौत भरी महक थी। श्वा। शाओ चेन पोर्टल से बाहर फेंका गया। रॉर! आसमान और जमीन को फाड़ देने वाली एक ऐसी ड्रैगन रॉर आई जिससे शाओ चेन के कान के पर्दे लगभग फट गए। नीचे प्रिमिटिव जंगल में एक विशाल टायरैनिकल ड्रैगन एक 10 मीटर लंबे म्यूटेटेड हाथी को जिंदा चबा रहा था। खून के फव्वारे उड़ रहे थे और हड्डियों का कचा कचा साउंड पूरे जंगल में गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही शाओ चेन ने वहां लैंड किया, उसे सबसे बड़ा झटका लगा। ड्रैगन आइलैंड की डिवाइन सप्रेशन पावर एक्टिव हो चुकी थी। शाओ चेन की पावर इंस्टेंटली ड्रेन हुई और वो डेमीगॉड से सीधा हिस्टोरिया रेल्म के 9th सेलेस्टियल लेयर पर आकर गिर गया। यहां तक कि एंशिएंट डीमन चियू भी इस आइलैंड पर आकर एक डेमीगॉड लेवल तक वीक हो जाता था। शाओ चेन तुरंत हवा से नीचे एक क्लिफ पर छुप गया ताकि कोई एंशिएंट बीस्ट उसे देख ना ले। ड्रैगन आइलैंड, मैं वापस आ गया, शाओ चेन ने खुद से कहा। वो यहाँ सिर्फ किंग को बचाने नहीं आया था, उसका एक और बहुत बड़ा पर्सनल मिशन था। के वो मासूम स्नो वाइट लिटिल क्रिटर जो अपने पुराने कदम के पेड़ पर यानी हेवनली ट्री पर अकेला रो रहा था। शाओ चेन ने ठान लिया था कि इस बार वो के को इस नर्क से निकाल कर ही रहेगा। जब शाओ चेन पोर्टल से निकलकर सीधा उस ट्रैप्ड ड्रैगन आइलैंड यानी फॉरबिडन ओशन पर लैंड करता है। ये जगह बाहर से देखने में एक गोल्डन समंदर जैसी खूबसूरत लगती थी, लेकिन असल में ये एक मौत का समंदर था। वहां लाइफ का एक छोटा सा ऑरा तक यानी निशान तक नहीं था। पानी में एक सिंगल रिपल यानी लहर तक नहीं उठ रही थी। ये जगह लिटरल टर्म्स में किंगडम ऑफ द डेड यानी मुर्दों का राज्य था, जो पूरी दुनिया से कंप्लीटली आइसोलेटेड था। आइलैंड के किनारे लंबे लंबे एमरल्ड ग्रीन एंशिएंट पेड़ खड़े थे। शाओ चेन क्लिफ से नीचे उतरा और घने जंगल के बीच से उड़ते हुए आइलैंड की गहराई की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था, के को जल्दी से जल्दी ढूंढना।
लेकिन तभी जंगल के बीच उसे राख का एक ढेर मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ महीने पहले किसी ने यहाँ आग जलाई हो और बारिश ने उसे धो दिया हो। उस राख के आसपास कुछ जानवरों की हड्डियां भी बिखरी हुई थीं। वो इंसान जो 1 साल पहले इस डिमेंशन में आया था, जरूर यहाँ रुका होगा। शाओचन ने सोचा और क्लूज ढूंढने के लिए एल्टीट्यूड थोड़ा कम किया। ची ची, अचानक किसी चीज के हवा चीरने की आवाज आई। जंगल की गहराई से एक विशाल सिल्वर सेंटीपीड यानी चांदी जैसा कनखजूरा, जो किसी बोल जितना मोटा और कई मीटर लंबा था, किसी इंसान की तरह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उसने शाओचेन पर लगातार सिल्वर लाइट शूट करना शुरू कर दिया और साथ ही उसके मुंह से एक भयंकर व्हाइट धुआं यानी व्हाइट मिस्ट निकला। भाई, ये धुआं इतना टॉक्सिक था कि जिस पेड़ या जमीन पर वो गिरा, वो इंस्टेंट सूखकर मिट्टी में बदल गया। डेडली पॉइजन। शाओचेन ने सिल्वर सेंटीपीड को 8 साल पहले देखा था। उस वक्त बहुत से लोग इसके मुंह में जाकर मरे थे, लेकिन अब शाओचेन पहले जैसा वीक नहीं था। हालांकि उसकी पावर्स आइलैंड की वजह से ड्रेन हो चुकी थी, पर उसका कल्टीवेशन लेवल अभी भी 8 साल पहले से बहुत ऊपर था। उसने अपनी 8 फोल्ड आर्ट का यूज करके पलक झपकते ही खुद को दर्जनों मीटर दूर टेलीपोर्ट कर दिया। फिर उसने अपना राइट हैंड वेव किया और एक ग्रीन स्पेशल लाइट से उस सेंटीपीड को वहीं सील कर दिया। और अगले ही सेकंड स्पेशल रेंड, वो ग्रीन लाइट का गोला बुरी तरह शैटर हुआ और उसके अंदर कैद वो विशाल जायंट सेंटीपीड लिटरली कीमे में बदलकर कई टुकड़ों में कट गया। इस सेंटीपीड के अटैक ने शाओचेन को एक चिलिंग रिमाइंडर दे दिया था कि ये आइलैंड ग्रेट डेजर्ट इयॉन के जानवरों का घर है। यहाँ ऐसे ऐसे एंशिएंट सैवेज बीस्ट्स थे जो एक टायरानिकल ड्रैगन जितने ताकतवर थे। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसने कई खतरनाक ड्रैगन्स और दर्जनों अनइमेजिनेबल एंशिएंट बीस्ट्स को डॉज किया। रॉर। तभी 2 विशाल टायरानिकल ड्रैगन्स ने आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी दर्दनाक और गुस्से भरी दहाड़ मारी, जैसे वो भगवान से पूछ रहे हों कि उनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हुई। वो उस डिवाइन मोनोलिथ की जंजीरों को तोड़कर ड्रैगन रेस की एंशिएंट ग्लोरी वापस पाना चाहते थे। इस रास्ते पर चलते हुए शाओचेन को ऐसी ही कई राख की ढेरियां मिली। उसे डर लगने लगा कि कहीं केके उस अनजान इंसान से न टकरा गया हो। वो डेस्परेट होकर तेजी से ड्रैगन ट्राइब के सेक्रेड माउंटेन की तरफ भागा। 8 साल पहले शाओचेन को इस आइलैंड के सेंटर तक आने में कई दिन लग गए थे, पर अब अपनी टॉप स्पीड से वो कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। दूर से ही उसे वो विशाल टूटा हुआ हेवनली ट्री दिख गया। वो पेड़ इतना भारी भरकम और ब्लैक जेड जैसा चमकदार था कि बाकी पहाड़ों के आगे बिल्कुल अलग ही स्टैंड आउट कर रहा था। ये जगह ड्रैगन रेस के सेक्रेड माउंटेन के बहुत करीब थी, इसलिए यहाँ प्री हिस्टोरिक बीस्ट्स की तादाद सबसे ज्यादा थी। उनकी दहाड़े बादलों को फाड़ रही थीं। यहाँ जो भी प्री हिस्टोरिक बीस्ट्स थे, वो अपने आप में किंग्स थे, जिनसे आम ड्रैगन्स भिड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। शाओचेन अपनी स्पेशल एबिलिटीज और 8 फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके उन सभी बीस्ट्स की नजरों से बचता हुआ उस हेवनली एंशिएंट ट्री के नीचे पहुंचा और एकदम से आसमान में उड़ गया। इस वक्त उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो केके को दोबारा देखने के ख्याल से एक्साइटेड था। वो सोच रहा था कि जब केके उसे जिंदा देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। वुश! शाओचेन पलक झपकते ही उस टूटे हुए पेड़ के टॉप पर लैंड किया। उसने अपनी आंखें आगे की तरफ की, पर अगले ही सेकंड उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। उसकी आत्मा जैसे जम सी गई। वो पूरी जगह बिल्कुल खाली थी। केके का वहां एक निशान तक नहीं था। ये कैसे हो सकता है? केके कहाँ गया? शाओचेन का दिल डर से सीने में पिटने लगा। क्या केके के साथ कुछ बुरा हो गया था? ड्रैगन आइलैंड मासूम बच्चों के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। वो हवा और बिजली की तरह उस पूरे एरिया में भागने लगा। शायद केके खाना ढूंढने गया होगा, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन 1 घंटे तक उस पूरे हेवनली ट्री के आसपास छानबीन करने के बाद भी उसे केके का एक बाल तक नहीं मिला। वो केके का नाम पुकारकर चिल्ला भी नहीं सकता था, वरना इस आइलैंड पर मौजूद वो दूसरा अनजान इंसान या डेडली बीस्ट अलर्ट हो जाते। जंगल की गहराई में कुछ जवान टायरानिकल ड्रैगन्स, सेबर ड्रैगन्स और 8 क्लॉड टायरन ड्रैगन्स बुरी तरह आपस में लड़ रहे थे। शाओचेन ने दूर से वो ब्लडी सीन देखा। वो छोटे ड्रैगन्स एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे। कुछ ही देर में एक जवान 8 क्लॉड टायरन ड्रैगन को बाकियों ने मिलकर बुरी तरह फाड़ दिया। खून पानी की तरह बह रहा था। भाई, हालांकि पुराने ड्रैगन किंग्स इस आइलैंड से जा चुके थे, पर यहाँ अभी भी बहुत से छोटे ड्रैगन्स थे और उनकी फाइट कभी नहीं रुकती थी। वो खुद को इवॉल्व करके नया ड्रैगन किंग बनाना चाहते थे। यही रीजन था कि ड्रैगन रेस हमेशा फूड चेन के टॉप पर रहती थी। उनकी बैटल्स और एवोल्यूशन कभी खत्म नहीं होता था। इस रास्ते पर चलते हुए शाओचेन को दर्जनों बच्चों यानी छोटे ड्रैगन्स की लाशें और घायल बॉडीज मिली, जो पिछले कुछ सालों में पैदा हुए थे।
ये सब देखकर शाओचेन के अंदर एक भयंकर ऑमिनस यानी मनहूस फीलिंग आई। यहाँ की लिविंग कंडीशंस इतनी ब्रूटल थी। केके के साथ कहीं नहीं, वो ये इमेजिन तक नहीं करना चाहता था। केके का पावर हालांकि इन यंग ड्रैगन्स को रोक सकता था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ के जाइंट सैवेज बीस्ट्स उस मासूम पर अटैक नहीं कर सकते थे। तभी शाओचेन की नज़र एक सफ़ेद शैडो पर पड़ी। वो उड़ता हुआ वहां गया और झाड़ियों के बीच उसे एक सफ़ेद जानवर की खाल मिली जिस पर सूखा हुआ खून लगा था। उस स्नो वाइट फर पर जमा हुआ वो काला खून किसी बहुत ही दर्दनाक और भयंकर कहानी की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। शाओचेन लगभग बेहोश होने वाला हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर उस खून से लथपथ सफ़ेद खाल को अपने कांपते हुए हाथों में उठा लिया। ये केके की टेरिटरी नहीं है, शाओचेन जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। वो खुद को तसल्ली देना चाहता था कि ये झूठ है, किसी और जानवर की खाल है, लेकिन उस सफ़ेद खाल पर से स्पेसिफिकली केके का ही ऑरा आ रहा था। 1 साल हो चुका है। केके अब तक फिजिकल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। क्या सच में केके के साथ ये भयंकर हादसा हो गया? शाओचेन ने उस खाल को मुट्ठी में इतनी जोर से भींचा कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो क्लियरली उस खाल पर केके का ऑरा फील कर पा रहा था। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? शाओचेन को अपनी लाइफ में पहली बार इतना भयंकर रिग्रेट हो रहा था। अगर वो थोड़ा जल्दी ड्रैगन आइलैंड आ गया होता तो शायद केके को बचा लेता। केके इतना मासूम और क्यूट था, उसने अपने पेरेंट्स को पहले ही खो दिया था और ऊपर से वो इस मौत के आइलैंड पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। और अब उसके साथ इतनी ब्रूटली मर्डर वाली घटना। शाओचेन का दिल पत्थर का जरूर हो चुका था, पर इस वक्त उसका पूरा एग्जिस्टेंस कोलैप्स हो रहा था। उसकी बॉडी इतनी टाइट हो चुकी थी कि उसके आर्म्स की नसें फट गईं। खून बहने लगा और उसके कपड़े लाल हो गए। किसी दुश्मन ने नहीं मारा था, ये उसका खुद का एक्सट्रीम दुख और गुस्सा था। एक छोटे से जानवर के लिए इतना प्यार जो बहुत से इंसानों से भी ज्यादा नोबल और ताकतवर था। लेकिन तभी शाओचेन के ऊपर एक भयंकर पैरालाइजिंग ऑरा छा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बर्फ की गहराई में फेंक दिया हो और नर्क के दरवाजे उसके सामने खुल गए हों। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उससे सिर्फ 100 फीट की दूरी पर एक पहाड़ जैसा बड़ा सायन हल्का नीला क्रीचर बिना कोई आवाज किए उसके पीछे खड़ा था। उसकी पूरी बॉडी पर दर्जनों विशाल बोन स्पाइक्स निकले हुए थे जो किसी स्वॉर्ड की तरह चमक रहे थे। ये एक रेयर सेबर ड्रैगन था जो ड्रैगन रेस की रॉयल ब्लड लाइन से था। उसकी आंखों से मौत की ऐसी ठंडी रोशनी निकल रही थी जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। उसने शाओचेन को टोटली लॉक कर लिया था। उस पहाड़ जैसे सेबर ड्रैगन की आंखों से 2 ब्लडी रेड लाइट्स निकली। उसकी दहाड़ से शाओचेन के नाक में सीधा खून और मौत की भयंकर बदबू आई। ये क्लियरली वही ऑरा थी जो लाखों जिंदा क्रीचर्स को फाड़ने के बाद आती है। पहाड़ हिलने लगा, जंगल के पेड़ किसी तिनके की तरह टूटने लगे और पत्ते हवा में उड़ने लगे। शाओचेन पलक झपकते ही आसमान में उड़ गया। उस ब्रूटल अटैक को बाल बाल बचाने के बाद उसने देखा कि उस सेबर ड्रैगन ने अपने एक ही पंजे से जंगल के उस पूरे हिस्से को मिट्टी में मिला दिया था। अब वो कोल्ड आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था। क्या ये वही कातिल है जिसने केके को मारा? शाओचेन ने गुस्से में सोचा। लेकिन इससे पहले कि शाओचेन उस पर अटैक करता, अचानक आसमान में एक भयंकर बड़ा शैडो छा गया। एक विशाल सिल्वर विंग्ड ड्रैगन आसमान से डाइव मारता हुआ उसकी तरफ आया। उसके पंख दर्जनों मीटर लंबे थे जिन्होंने पूरे सूरज को ढक लिया था। उसके उड़ने से एक बर्जर्क तूफान आई और घर जैसे बड़े उसके दोनों पंजे शाओचेन को चीरने के लिए आगे बढ़े। ये क्या हो रहा है? शाओचेन हैरान था। उसे समझ आ गया था कि इन ड्रैगन्स की स्पिरिचुअल सेंस 8 साल पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, तभी इन दोनों ने उसे इतनी आसानी से ट्रैक कर लिया। उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने 8 फोल्ड स्पीड का यूज़ किया और वहां से भाग निकला। जंगल की गहराई में घुसने के बाद ही उसने उस पागल विंग्ड ड्रैगन से पीछा छुड़ाया। शाओचेन पहली बार पूरी तरह से टूट चुका था। स्क्वीक स्क्वीक, उसको अपने कानों में केके की वही पुरानी मासूम सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे सेलेस्टियल सिटी वाली रात केके ने अपनी जान पर खेलकर शाओचेन को बचाया था। भटकते भटकते दुख और फ्रस्ट्रेशन में डूबा शाओचेन अनजाने में ही ड्रैगन रेस के सेक्रेड माउंटेन के सामने पहुंच गया। वो पहाड़ इतना विशाल था कि बादलों को चीर रहा था। उसकी मिट्टी बिल्कुल रेडिश ब्राउन थी, जैसे उस पर सदियों से खून जमा हो। पहाड़ के टॉप पर सिर्फ कोहरा था, ना कोई पेड़ था, ना कोई परिंदा। वहां सिर्फ डेथली साइलेंस थी। ऊपर की तरफ कई टूटे फूटे बर्बाद लेकिन किसी वक्त के शानदार पैलेसेस दिख रहे थे जो अब खंडहर बन चुके थे। जैसे ही शाओचेन उस पहाड़ के बिल्कुल पैरों के पास पहुंचा, उसकी बॉडी अचानक कांप उठी। उसके अंदर बैठा वो टूटा फूटा स्टोन मैन धीरे से अपना राइट हैंड उठाकर उस सेक्रेड माउंटेन की तरफ पॉइंट कर रहा था।
अगर ले कोई और दिन होता तो शाओचेन खुशी से पागल हो जाता कि जरूर यहाँ स्टोन मैन से जुड़ा कोई गॉड लेवल आर्टिफैक्ट मिलने वाला है। लेकिन आज उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी। वो डिप्रेशन और डेस्परेशन के साथ उस पहाड़ पर आगे बढ़ा, ठीक उसी डायरेक्शन में जो स्टोन मैन ने बताई थी। लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे वो किसी अनंत खाई में गिर गया हो। उसके आसपास की सारी रोशनी इंस्टेंटली गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वो इटर्नल डार्कनेस में डूबने वाला हो। शाओचेन होश में आया। ये पहाड़ एक श्रापित जगह थी। हर टूटे हुए महल का रास्ता डायरेक्टली हेल के घोस्ट टाउन से कनेक्ट होता है। अगर वो यहाँ गलती से भी आगे बढ़ता तो वो इस डिमेंशन से हमेशा के लिए गायब हो जाता। स्विश! लेकिन एक लाइट फ्लैश हुई और शाओचेन वापस जमीन पर आ गया। उस अनंत अंधेरे से उसे किसी ने खींच लिया। और वो कोई और नहीं बल्कि उसके अंदर बैठा वही डिलापिटेटेड स्टोन मैन था। बिना किसी मैजिक या एनर्जी फ्लक्चुएशन के उस स्टोन मैन ने सिर्फ अपना हाथ उठाया था और शाओचेन के सामने मौजूद वो टूटे फूटे महल अपने आप रंबल करते हुए कई 100 मीटर साइड में सरक गए और उन्होंने शाओचेन के लिए एक सीधा रास्ता, पाथ खोल दिया। स्टोन मैन ने आज पहली बार अपनी ट्रू, इनकंसीवेबल पावर दिखाई थी। ये देखकर शाओचेन पूरी तरह होश में आ गया। उसने खुद को संभाला। अगर केके के साथ कुछ बुरा हो भी गया है तो मैं इस तरह टूट कर गिव अप नहीं कर सकता। बाहर ह्यूमन वर्ल्ड में किंग मेरी मदद का वेट कर रही है। शाओचेन ने डिटरमिन होकर पहाड़ चढ़ना शुरू किया। रंबल! जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, स्टोन मैन के इशारे पर सारे एंशिएंट पैलेसेस और पहाड़ अपने आप रास्ता देते गए, एक ऐसी ग्रैंड आवाज के साथ जो आदिकाल से आ रही लग रही थी। चलते चलते शाओचेन को टाइम का अंदाजा नहीं रहा, पर अचानक उसने देखा कि वो पहाड़ के वेस्ट यानी बीच के हिस्से पर पहुंच चुका था और वहां एक ओएसिस यानी हरा भरा जंगल था। वहां का नज़ारा किसी मैजिकल पोयम जैसा था। हरी भरी घास, फूलों की महक, चिड़ियों की आवाज। नीचे से देखने पर वहां सिर्फ मौत और सूखा पहाड़ था, पर यहां जिंदगी उबल रही थी। और तभी शाओचेन को एक छोटे ड्रैगन के रोने की आवाज सुनाई दी और साथ ही ड्रैकोनिक ऑरा का ब्लास्ट फील हुआ। शाओचेन दबे पांव उस ओएसिस में एंटर हुआ। वहां की वाइन्स एक दूसरे से जुड़ी थीं और बहुत से अननोन फूल खिले थे। जब वो थोड़ा और आगे गया तो उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां एक यंग ड्रैगन किंग था। ये ड्रैगन कुछ ही टाइम पहले पैदा हुआ लग रहा था। सिर्फ 1 मीटर लंबा था, लेकिन इसकी पूरी बॉडी से गोल्डन लाइट निकल रही थी। इसका सिर एंसेस्ट्रल ड्रैगन जैसा था और बॉडी मोनार्क लायन ड्रैगन जैसी। और इसके दूसरी तरफ एक और यंग ड्रैगन किंग था जो एक टायरानिकल ड्रैगन की फॉर्म में था। वो भी 1 मीटर लंबा था, लेकिन उसकी बॉडी सिल्वर लाइट से चमक रही थी और इस सिल्वर ड्रैगन को करीब दर्जनों बाकी यंग ड्रैगन्स मिलकर अटैक कर रहे थे। शाओचेन समझ गया कि ये ड्रैगन रेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था। जब पुराने ड्रैगन किंग्स इस आइलैंड से गए थे तो उन्होंने किसी ट्रेजेडी से बचने के लिए अपनी मोस्ट आउटस्टैंडिंग यानी सबसे ताकतवर ब्लडलाइंस को यहाँ छोड़ दिया था। लेकिन शाओचेन को सबसे बड़ा शौक तब लगा जब उसने थोड़ी दूर पर एक टॉलेस्ट एंशिएंट पेड़ के नीचे एक बूढ़े ड्रैगन को लेटे हुए देखा। ये ओल्ड ड्रैगन इन छोटे ड्रैगन्स की लड़ाई को देख रहा था। ये ड्रैगन बहुत ही शांत और वाइज लग रहा था, लेकिन वो इतना बूढ़ा था कि उसके सर के हॉर्न्स झड़ चुके थे, बॉडी के सारे स्केल्स गिर चुके थे और उसकी झुर्रियों वाली स्किन उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। वो बेसिकली एक जिंदा स्केलेटल ड्रैगन लग रहा था। उसकी बॉडी किसी स्नेक की तरह कॉइल्ड थी और लगभग 3 घरों जितनी बड़ी थी। इसकी धुंधली आंखों में एक अजीब सी काइंडनेस थी। ये क्लियरली मौत के बहुत करीब था। उस बूढ़े ड्रैगन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और डायरेक्टली उस जगह देखा जहां शाओचेन छिपा हुआ था, और जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, शाओचेन की सांसें अटक गईं। वो किसी मिट्टी की मूर्ति की तरह वहीं जम गया, जैसे उस पे किसी ने जादू कर दिया हो, क्योंकि उस बूढ़े ड्रैगन के गर्दन के पीछे एक छोटा सा फरी स्नो वाइट क्रीचर बहुत ही चैन की नींद सो रहा था। शाओचेन ने अपने हाथ में रखी उस खून से लथपथ बीस्ट स्किन को देखा और फिर उस बूढ़े ड्रैगन की पीठ पर सोते हुए उस फर बॉल को देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और वो जोर से चिल्लाया, के रॉ। शाओचेन की आवाज सुनते ही वहां लड़ रहे वो दोनों यंग ड्रैगन किंग्स और 30 बाकी ड्रैगन्स गुस्से में उसकी तरफ दौड़े और उन्होंने शाओचेन को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन वो बूढ़ा ड्रैगन बिल्कुल शांत रहा। शाओचेन को इस वक्त किसी ड्रैगन की परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, के जल्दी उठ के मैं तुझे लेने आया हूं। स्क्वीक!
वो छोटा सा स्नो वाइट क्रीचर उस बूढ़े ड्रैगन की पीठ पर हिला और बहुत ही आलसी और निंदासु आवाज में मर्मर करने लगा। शाओ चैन रोते हुए हंसते हुए चिल्ला रहा था, के देख, मैं तेरे लिए इनमू गिनसम फ्रूट लाया हूं, डेटी फ्रूट लाया हूं, 9 लीफ गैनोडर्मा लाया हूं। स्क्वीक स्क्वीक। फ्रूट का नाम सुनते ही के वुश करके सीधा उठकर बैठ गया। जब उसने अपनी कंफ्यूज्ड आधी खुली बड़ी बड़ी आंखों से शाओ चैन को देखा तो उसको लगभग यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से अपनी आंखें मली और अगले सेकंड वो एक सफेद रोशनी की तरह फ्लैश होकर सीधा शाओ चैन की बाहों में उड़कर आ गया। शाओ चैन इस आइसोलेशन में डूबे फॉरबिडन ओशन के किनारे खड़ा है। ये समंदर देखने में एक गोल्डन ब्यूटी लग रहा था, पर असल में ये एक डेथ जोन था। वहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था, न कोई लहर, न कोई हलचल। ये कंप्लीटली एक किंगडम ऑफ द डेड था। आइलैंड के किनारों पर लंबे एमरल्ड ग्रीन पेड़ थे। शाओ चैन एक क्लिफ से कूदकर उस डेंस जंगल की गहराई में एंटर करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, के को ढूंढना। तभी उस जंगल के बीच उसे कुछ अजीब दिखता है। जमीन पर राख का एक ढेर था, जैसे कुछ महीने पहले किसी ने आग जलाई हो, और आसपास जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। वो इंसान जरूर यहां आया था। शाओ चैन ने सोचा और क्लूज ढूंढने के लिए एल्टीट्यूड कम किया। ची ची। अचानक किसी चीज के हवा चीरने की आवाज आई। उस जंगल के अंधेरे से एक सिल्वर सेंटिपीड बाहर निकला। भाई, ये किसी बोल जितना मोटा और कई मीटर्स लंबा था और किसी इंसान की तरह खड़ा था। उसने लगातार सिल्वर लाइट शूट की और उसके मुंह से एक भयंकर सफेद टॉक्सिक मिस्ट निकली, जिसने आसपास के पेड़ों को इंस्टेंटली मिट्टी में मिला दिया। डेडली पॉइजन। शाओ चैन ने इस क्रीचर को 8 साल पहले देखा था, पर अब वो वीक नहीं था। आइलैंड की वजह से उसकी पावर कम जरूर थी, पर उसने 8 फोल्ड आर्ट का यूज करके टेलीपोर्ट किया और स्पेशल एबिलिटी से एक ग्रीन लाइट का गोला बनाकर उस सेंटिपीड को उसमें सील कर दिया। स्पेशियल रेंड। भाई, अगले ही पल वो ग्रीन गोला ब्लास्ट हुआ और उसके अंदर का सेंटिपीड बुरी तरह शैटर होकर टुकड़ों में कट गया। इस इंसिडेंट ने शाओ चैन को वॉर्न कर दिया था कि यहाँ एंशिएंट बीस्ट्स भरे पड़े हैं, उसे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। रॉर। तभी आसमान को फाड़ती हुई 2 टायरैनिकल ड्रैगन्स की दहाड़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किस्मत से लड़ रहे हों और अपने ड्रैगन रेस की एंशिएंट ग्लोरी वापस पाना चाहते हों। जंगल में आगे बढ़ते हुए शाओ चैन को ऐसे कई राख के ढेर मिले। उसका डर बढ़ने लगा, कहीं के उस अनजान इंसान से तो नहीं टकरा गया। वो स्पीड बढ़ाकर ड्रैगन ट्राइब के सेक्रेड माउंटेन की तरफ भागा। दूर से ही उसे वो टूटा हुआ हेवनली ट्री दिख गया, जो ब्लैक जेड की तरह चमक रहा था। ये जगह एंशिएंट बीस्ट्स और किंग्स से भरी हुई थी, जहां आम ड्रैगन्स आने की हिम्मत नहीं करते थे। शाओ चैन किसी तरह छिपते छिपाते उस पेड़ के नीचे पहुंचा और उड़कर उसके टॉप पर लैंड किया। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसकी आत्मा कांप गई। वो जगह बिल्कुल खाली थी। के का वहां कोई नाम निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? के कहाँ गया? शाओ चैन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने 1 घंटे तक पूरे एरिया को छाना, पर कुछ नहीं मिला। वो के को आवाज देकर बुला भी नहीं सकता था। रॉर। जंगल में कुछ छोटे ड्रैगन्स बुरी तरह लड़ रहे थे। शाओ चैन में देखा कि एक यंग 8 क्लॉड टायरेंट ड्रैगन को बाकियों ने मिलकर फाड़ दिया था। ये आइलैंड छोटे ड्रैगन्स के एवोल्यूशन का नरक था, जहां सिर्फ मौत थी। तभी शाओ चैन की नजर एक वाइट शैडो पर पड़ी। वो उड़कर वहां गया और उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। झाड़ियों के बीच एक स्नो वाइट खाल पड़ी थी, जिस पर सूखा हुआ खून लगा था। ये के की टेरिटरी नहीं है, शाओ चैन रोते हुए चिल्लाया। वो खुद को समझाना चाहता था कि ये झूठ है, पर उस खाल पर के की स्मेल, उसका ऑरा परफेक्टली फील हो रहा था। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? शाओ चैन रिग्रेट में जलने लगा। उसकी मुट्ठियां कच्ची हो गईं, वेन्स फट गईं और खून बहने लगा। उसने पहली बार इतना दर्द फील किया था। तभी उसके ऊपर एक पैरालाइजिंग मौत की ऑरा छा गई। उसके पीछे एक विशाल पहाड़ जैसा सेबर ड्रैगन खड़ा था। उसकी बॉडी पर दर्जनों तलवार जैसे बोन स्पाइक्स थे। उसकी आंखों से खून की बदबू और मौत की रोशनी निकल रही थी। रॉर! ड्रैगन ने एक दहाड़ मारी और शाओ चैन पर अटैक किया। शाओ चैन बाल बाल बचकर हवा में उड़ा, पर तभी आसमान में एक बड़ा सा शैडो छा गया। एक विशाल सिल्वर विंग ड्रैगन आसमान से अपने घर जितने बड़े पंजों से उस पर झपट रहा था। ये क्या हो रहा है? शाओ चैन किसी तरह अपनी एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके वहां से भागा और अपनी जान बचाई। शाओ चैन पूरी तरह टूट चुका था।
उसको केके की वही पुरानी स्क्वीक आवाज सुनाई दे रही थी। भटकते हुए वो ड्रैगन रेस के सेक्रेड माउंटेन के पास पहुंच गया। पहाड़ मौत जैसा शांत था और तभी उसके अंदर बैठे टूटे हुए स्टोन मैन में अपना हाथ उस पहाड़ की तरफ पॉइंट किया। शाओ चैन डिप्रेशन में उसी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वहां अनंत अंधेरा छा गया, जैसे वो नरक में गिरने वाला हो। वो पहाड़ एक श्रापित जगह थी, पर उस स्टोन मैन ने दोबारा बिना किसी एनर्जी के अपना हाथ उठाया और वहां के सारे टूटे हुए महल अपने आप साइड में सरक गए, एक रास्ता खोलते हुए। शाओ चैन होश में आया। मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता, ह्यूमन वर्ल्ड को मेरी जरूरत है। वो पहाड़ पर चढ़ने लगा और अचानक उसने देखा कि पहाड़ के बीच में एक हरा भरा ओएसिस यानी जंगल था, पर नीचे से देखने पर वहां कुछ नहीं दिखता था। वो आगे बढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक गोल्डन यंग ड्रैगन किंग था और दूसरी तरफ सिल्वर टायरानिकल ड्रैगन किंग। ये ड्रैगन रेस का सीक्रेट था। उन्होंने अपनी बेस्ट ब्लड लाइन यहाँ सेफ छोड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा शौक अभी बाकी था। एक एंशिएंट पेड़ के नीचे एक बूढ़ा ड्रैगन लेटा था। ये इतना बूढ़ा था कि इसके हॉर्न्स और स्केल्स झड़ चुके थे। ये किसी स्केलेटल ड्रैगन जैसा लग रहा था। इस बूढ़े ड्रैगन ने अपना सर घुमाकर शाओ चैन को देखा। शाओ चैन किसी मिट्टी की मूर्ति की तरह जम गया, क्योंकि उस बूढ़े ड्रैगन की गर्दन के पीछे एक छोटा सा स्नो वाइट क्रीचर चैन से सो रहा था। शाओ चैन ने रोते हुए जोर से चिल्लाया, केके रॉ। उसकी आवाज सुनते ही 30 यंग ड्रैगन्स गुस्से में उसकी तरफ दौड़े और उसे घेर लिया, पर बूढ़ा ड्रैगन शांत रहा। शाओ चैन को परवाह नहीं थी। वो चिल्लाया, केके देख, मैं तेरे लिए यिनमू जिनसिंग फ्रूट, डेटी फ्रूट लाया हूं। स्क्वीक स्क्वीक। फ्रूट का नाम सुनते ही केके ने अपनी निनीसी आंखें खोली और शाओ चैन को देखते ही वो एक वाइट रोशनी की तरह फ्लैश होकर सीधा शाओ चैन के बाहों में उड़कर आ गया। भाई क्या एपिक और इमोशनल एंडिंग थी। केके फाइनली मिल गया और सेफ है, पर अब इस बूढ़े ड्रैगन और उन गुस्से में भरे यंग ड्रैगन किंग्स का क्या होगा? क्या शाओ चैन उन सब से बचकर इस आइलैंड से निकल पाएगा? इसके आगे की गॉड लेवल स्टोरी देखने के लिए इस वीडियो को दबा के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।